हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी घटना चक्र इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जो कि डील करता है सुप्रीम कोर्ट से। और इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन में करने वाले हैं। और अब तक की वीडियो में हमने यहाँ तक के सारे पार्ट जो है कि चैप्टर 25 तक सारे पीवाईक्यू कर लिए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में जो है कि प्लेलिस्ट का लिंक मैंने लगा दिया है, वहां से देख सकते हैं उसको। और इस चैप्टर में हम सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 5, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 तक है, मीन जो है कि यूनियन तक सब कुछ कवर हो जाएगा। फ्रॉम पार्ट 1 जो कि हमारा बात करता है यूनियन इन इट्स टेरिटरीज से, सेकंड जो है बात करता है सिटीजनशिप, थर्ड जो है बात करता है किससे, फंडामेंटल राइट, फोर्थ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड फोर का पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज। देन 5 पार्ट में हमारा यूनियन पार्ट है, जो पार्ट 5 जो है कि हमारा किससे डील करता है, यूनियन, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने जो है कि प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, इन लोगों से डील कर लिया था। देन जो है कि हमने इसके बाद जो है कि पार्लियामेंट पढ़ा था, पार्लियामेंट वाला पार्ट, उसमें हमने जो है कि आपके लोकसभा एंड राज्यसभा से जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे वो देखे थे। देन उसके बाद जो है हमने क्या कवर किया, हमने जो है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट भी देखा था 123 में। देन उसके बाद जो है कि हमने कवर किए थे क्या, आपके अटॉर्नी जनरल एंड कैग से रिलेटेड क्वेश्चन एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। और आज के पार्ट में हम डील करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जो कि यहाँ पे हम ब्रीफली जो है कि वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, और वहीं जो है कि हमारे प्रीलिम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको रिलेट कर लेंगे। देन जो है हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज टॉकिंग अबाउट दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात करते हैं, जो कि कह रहा है कि इनॉग्रेटेड इन इंडिया कब हुआ था। तो यहाँ पे देखिए सिंपल आंसर है, क्या डेट याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि इंडिया में हमारे इनॉग्रेट हुआ था 28 जनवरी 1950 को, जो कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में इनॉग्रेट हुआ था। पर हमें इससे जो है कि और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है कि याद होनी चाहिए, जिसके बारे में हम डील करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश रूल में, जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था हमारे में, हमारे इंडिया के ऊपर, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसने सुप्रीम कोर्ट को जो है कि स्टैब्लिश किया था फर्स्ट टाइम एट दी कलकत्ता। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे कहाँ पे था, सुप्रीम कोर्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट जो है कि कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड जो ये आंसर है अपना 28 जनवरी 1950, ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो है कि स्टैब्लिश किया था। और करंट सीट अभी कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट जो है कहाँ स्टैब्लिश है, दिल्ली में। तो ये याद रखेंगे, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जो है कि स्टैब्लिश है। और जो है कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या याद रखनी है हमें, जो है कि ये हमारे पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि डील करता है, पार्ट 5 में, जो कि बारे में यूनियन के, इसमें जो है कि स्पेसिफिकली देखें तो आर्टिकल 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट की जो है कि डीलिंग है, जहां पे इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट, सीट्स, पावर और जो भी अदर फंक्शंस है, जो कि हम जो है कि क्वेश्चंस के थ्रू जो है कि वन बाय वन आर्टिकल्स को भी समझेंगे। एंड अदर जो है कि बात है, तो वो बाकी आप जानते हैं। पार्ट 5 जो है हमारा कहाँ मेंशन है, 52 से 151 में। ये मैं थोड़ी रिकॉलिंग करा दे रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे थोड़ा हमें रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें जो है कि पहला जो 52 से आपका 78 है, ये बात करता है एग्जीक्यूटिव की, जो कि हमने अच्छे से समझा है। देन जो है 79 से 122 आर्टिकल बात किसकी करता है, ये आपके पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, जितने उनसे डील करता है। देन जो है आपका 123, ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। देन जो है 124 से आपका 147 तो हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डील करेंगे। देन 148 से 151 में हमारे क्या, कैग के बारे में जो है जितनी इंफॉर्मेशन है, वहां जो है कि कैग के बारे में जो है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो हमारे इंडिया के अकाउंट्स को रखते हैं, उनके बारे में डील है। देन जो है कि और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है कि आर्टिकल 124 के अंडर स्टेब्लिश होता है। एंड करंट स्ट्रेंथ अभी सुप्रीम कोर्ट की कितनी है, करंट स्ट्रेंथ है 34 जो है कि जजेस की है, जिसमें से हमारे एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस होंगे, 33 अदर जजेस, जो कि हमारे पार्लियामेंट जो है उनको जो है कि टाइम टू टाइम चेंज करते रहता है। पहले स्ट्रेंथ कुछ और थी, अब जो है कि करंट स्ट्रेंथ कितनी है, 34 है सीजीआई एंड प्लस 33 जजेस। तो यहाँ पे एक और चीज हम करंट से रिलेटेड याद करें, करंट सीजीआई कौन है, करंट सीजीआई आपके हैं सूर्यकांत जी। सूर्यकांत जी जो है कि करंट सीजीआई है, ये याद रखना है। देन यहाँ पे जो है कि हम प्रीवियस कुछ जो है कि अपने सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस जजेस की बात करें, यहाँ पे प्रीवियस कौन थे, बी आर गवई जी। देन जो है उनसे प्रीवियस कौन थे, संजीव खन्ना। एंड उनसे प्रीवियस थे हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी।
डीवाई चंद्रचूड़ जी थे, तो यहाँ पे स्पेलिंग आप पूरी कर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग जज थे, और इनके फादर भी हाईएस्ट सर्विस जज थे, जो कि हमारे 1971 के टेन्योर में उन्होंने सर्व किया था। देन यहाँ पे कुछ अपकमिंग जजेस की बात कर लेते हैं। तो अपकमिंग जजेस में अभी करंट सीजीआई तो सूर्यकांत है, और ये कुछ प्रीवियस है। देन जो है नेक्स्ट आने वाले हैं वो कौन है, विक्रम नाथ, जो है कि विक्रम नाथ जी जो है कि हमारे नेक्स्ट सीजीआई होंगे। देन इनसे नेक्स्ट होंगे आपके पीएस नरसिम्हा जी, पीएस नरसिम्हा जी होंगे। फिर जहन की ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा हैशटैग में कि बीवी बीवी नागरत्ना जी, नागरत्ना जी ये हमारी फर्स्ट वुमेन सीजीआई होंगी, फर्स्ट वुमेन सीजीआई। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगी, जिनका टेन्योर बहुत छोटा है, अप्रोक्सीमेटली 36 डेज का है। तो जो है कि ये चीज याद रखेंगे, ये थर्ड शॉर्टेस्ट जज रहेंगी, थर्ड शॉर्टेस्ट सीजीआई रहेंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए, जो कि हमने एक क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन रिकॉल किया, और इसी तरीके से हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए, आई होप इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बेसिक डिटेल जो है कि अच्छे से समझ आई होंगी। देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट जो है कि स्टेब्लिश है इंडिया में बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है कि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि 28 जनवरी 1950 में स्टेब्लिश हुआ था, जो कि एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कि स्टेब्लिश करता है। फेडरल कोर्ट का मतलब क्या है, हमारी जुडिशरी जो है, हमारी जुडिशरी क्या है, फेडरल कोर्ट है, मीन्स जो है कि यहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी है, मीन्स जो है कि इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हायरार्की फॉलो होती है, हायरार्की फॉलो होती है। यहाँ पे हायरार्की किस चीज की फॉलो होती है, मीन्स जो है कि सबसे ऊपर आपका रहेगा सुप्रीम कोर्ट, देन जो है कि हाई कोर्ट, देन जो है कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो सकते हैं, और जो है कि उससे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो सकते हैं। तो ये सब जो है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जो कि फंक्शन करते हैं, ये हायरार्की फॉलो करती है। सबसे हाईएस्ट हायरार्की है सुप्रीम कोर्ट की, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट। एंड जो है हम जो है कि फॉलो क्या करते हैं, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर तो है, पर हम इंटीग्रेटेड प्लस इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट जुडिशरी को फॉलो करती है। आई मीन जो है कि जुडिशरी जो है कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है, मीन जो है कि सारे फंक्शन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देख लेंगे जुडिशरी जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेब्लिश है इन दी आर्टिकल 124 से 147 में। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस किसमें लाई करता है, ये हमारे पार्लियामेंट के पास लाई करता है। तो ये देखिए इसका आंसर है, जो कि हमारे आर्टिकल 124 में मेंशन है कि फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगी, और यहीं पे पावर मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंक्शन है कि स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कितनी है। तो देखिए जब ये क्वेश्चन आस्क किया गया था, तो आंसर जो है कि वेरी कर सकता है, पर करंटली कितने हैं, 34 जो है कि जजेस है, जिसमें 1 हमारे सीजीआई होंगे प्लस अदर 33 जजेस होंगे, जो कि हमने यहाँ पे ब्रीफली जो है कि पढ़ा, देखिए। और जो है कि हमने जो है कि कुछ प्रीवियस अपने चीफ जस्टिस के नाम भी जो है कि रिमेंबर किए। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप जो है कि एक बार ब्रीफली जो है कि पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए पार्ट 5 में जो है कि चैप्टर 4 में डील करता है आर्टिकल 124 से 147, और 124 स्पेसिफिकली जो है कि डील करता है हमारे स्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। और जो है कि आपका 1950 में सुप्रीम कोर्ट जो है कि चीफ जस्टिस प्लस 7 जजेस थे, मीन जो है कि 1950 में कितने थे, हमारे पास एक चीफ जस्टिस प्लस 7 जजेस थे। फिर 56 में बढ़ा के ये 11 कर दिए गए। देन जो है कि सब्सिक्वेंटली जो है कि बढ़ाते गए, ये कि देख लीजिएगा एक बार, ये एज सच रिमेंबर नहीं है, पर रीड आउट आप एक बार जरूर कर लेना। और जो है कि करंटली जो है अमेंडमेंट 2019 से 34 जजेस कर दिए गए, जिसमें 33 जजेस और 1 सीनियर मोस्ट जज होंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड, जब पूछा गया था तो आंसर कुछ और होगा, बट एज ऑफ नाउ 33 जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ से ये देख सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट इन फरवरी 2008, द गवर्नमेंट वुड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ जज अंडर द डिसीजन। तो जो है कि अभी कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए 24 में जो है कि आंसर कुछ और था, पर जो है कि हमारे पास जो है कि रिसेंटली कौन से अमेंडमेंट में, यहाँ पे देखिए 2019 वाले से अमेंडमेंट से अभी टोटल जजेस कितने कर दिए हैं, 34 कर दिए हैं। देन जो है नेक्स्ट देखें तो बिकम अ जज ऑफ दी मीन जो है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, मीन जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछिए। तो वो यहाँ पूछा है कि आप एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के कितने ईयर्स के लिए, तो 10 ईयर्स के लिए। तो आइए हम जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 124 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके सेक्शन 3 में किसकी बात की गई है,
जो कि हमारे अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज की बात करता है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन हैज बीन अ जज ऑफ एनी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की जज होंगे तो एटलीस्ट 5 ईयर्स मीन जो है कि जज, और एडवोकेट होंगे तो 10 ईयर्स के लिए, मीन जो है कि हाई कोर्ट में या तो जज हो 5 साल के लिए या तो एडवोकेट हो 10 साल के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि इज एन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं, मीन जो है कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में आप एक इमिनेंट इमिनेंट जो है कि जूरिस्ट जो है कि होने चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए, मीन जो है कि स्पेशली जो है जूरिस्ट होने चाहिए जिसने अच्छे अच्छे केस जजमेंट दिए हो, लेमेंस लैंग्वेज में कहें तो वो जो है कि सुप्रीम जज के लिए क्वालिफाई होते हैं, जो कि हमारे कोलिजियन सिस्टम से, जो कि आगे क्वेश्चन देखेंगे, कोलिजियन सिस्टम से जो है कि अपॉइंटेड होते हैं और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करते हैं बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलिजियन सिस्टम, जो कि हम अभी आगे क्वेश्चंस पे देख लेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन बाय द ऑफिस राइटिंग लेटर टू दी, तो जो है कि अपॉइंट ये जो है कि प्रेसिडेंट करते हैं और इन्हीं को रेजिग्नेशन लेटर देके वो लोग रिजाइन कर सकते हैं। और रिमूवल का प्रोसेस जो होता है वो होता है इम्पीचमेंट, जो कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें समझा दूंगा। मीन जो है कि देखिए, अपॉइंट कौन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को, प्रेसिडेंट। अगर इनको विलफुली रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को लेटर देंगे कि हम जो है कि रेजिग्नेशन देना चाहते हैं। अगर किसी भी इनकैपेसिटी से मीन मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी और वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से इनके इम्पीचमेंट को जो है कि इनको रिमूव करना है तो इनके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलो होता है। मीन जो है कि दोनों हाउस में, मीन जो है कि बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है कि लोकसभा एंड राज्यसभा में, लोकसभा एंड राज्यसभा में इनका डिस्कशन होगा और जो है कि यहाँ से जो है कि मेजोरिटी से पास करके प्रेसिडेंट जी को ऑर्डर दिया जाएगा और वो साइन करेंगे। देन जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पे जो है कि आप ब्रीफली इसको एक बार देख सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर टेन्योर की बात की जाए तो जो भी जज होते हैं वो 65 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज का 65 ईयर्स एज होती है फॉर द रिटायरमेंट, एंड यहाँ हाई कोर्ट की जज की बात करें तो उनकी 62 ईयर्स होती है। तो ये आप भी ब्रीफली याद रखेंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिग्नेशन लेटर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, जो कि आप यहाँ से मैंने आपको जो है कि बहुत ही ब्रीफली बता दिया है। आप इसको एक बार पॉज करके रीड आउट कर लेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जज रिजाइन होने हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 12th क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि हाउ ए जज ऑफ द सुप्रीम कैन बी रिमूव, तो ये जो है कि हमारे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कि इनको रिमूव करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो ही जो है कि इनको रिमूव किया जाता है। जो कि हमारे आर्टिकल 124 के सेक्शन 4 में, जो है कि सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ट, जो कि ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे देखिए क्या लगेगी, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस मींस लोकसभा एंड राज्यसभा में दोनों में मेजोरिटी लगेगी, जो कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मीन जो है कि 2/3 मेंबर, मीन जो है कि ये मेजोरिटी वाले चैप्टर में आपने जो है कि पार्लियामेंट वाला वीडियो देखा होगा तो वहां अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ मैं, 2/3 ऑफ दी टोटल मेजोरिटी, मीन जो कि मेजोरिटी जो है यहाँ पे 2/3 वाली लगेगी, पर कौन सी, प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली, मीन जो है कि जितने लोग प्रेजेंट एंड वोट करेंगे, मीन जो है कि अगर मान लीजिए लोकसभा की सीट है 543 और उसमें से हमारे पास 540 जो है हमारे इलेक्टेड एमपीज हैं, मीन जो कि अभी करंट जो है कि इलेक्टेड एमपीज इतनी है, वेकेंट सीट को हटा देंगे। देन जो है कि यहाँ पे 540 में से 500 लोग प्रेजेंट है तो यहाँ पे इनकी 2/3 मेजोरिटी लगेगी, 2/3 मेजोरिटी, जिससे जो है कि ये वोट बिल जो है पास होना चाहिए और फिर जो है कि हमारे प्रेसिडेंट उसमें जो है एसेंट देंगे, तब जो है कि उनको इम्पीच किया जा सकता है। आई होप इसको आप एक बार रीड आउट कर लेंगे अच्छे से तो बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सर्टेन स्टेटमेंट है और बताना है क्या है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आइए जो है कि वन बाय वन करके हम जो है कि स्टेटमेंट को देखते हैं और अपने आंसर को जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि मोशन टू इम्पीच अ जज, मीन जो है कि मोशन टू impeach a judge of the Supreme Court of the India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judge Inquiry Act। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कि गलत स्टेटमेंट है, यहाँ कैन नॉट नहीं, मीन जो है कि स्पीकर चाहे तो उस प्रपोजल को, जो भी मोशन मूव कर रहे हैं, जो भी मोशन मूव कर रहे हैं उनको रिजेक्ट कर सकते हैं ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ की, मीन जो है कि इनवैलिडिटी, मीन जो है कि कोई भी ऐसे जो है कि एमपीज जो है कि उठ के जो है कि चले जाए और कह दें कि सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने का इम्पीचमेंट है, तो स्पीकर के पास पावर है कि वो देखते हैं कि ग्राउंड्स जो है कि सही है कि नहीं, मोशन जो है सही है कि नहीं। तो अगर जो है कि उसमें जो है कि थोड़ा भी जो है कि ऐसा लगेगा कि ऑन दी लिटिल बिहेवियर और ये सब जो है कि कर रहे हैं तो जो है वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है कि ये स्टेटमेंट आपका जो है कि क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है। देन जो है हम देखें तो
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कि डिफाइंस करता है एंड डिफाइंस एंड गिव डिटेल्स ऑफ द वर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट इन कैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे देखिए कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है गिव डिटेल्स ऑफ द व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी मीन जो है कि रिमूव करने के लिए इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको डिफाइन नहीं करता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होती है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अनटचेबिलिटी वर्ड मेंशन तो है बट डिफाइन नहीं है। देन जो है कि अदर वर्ड्स भी हैं जो कि डिफाइन नहीं है। तो इसी तरीके से इनकैपेसिटी ऑफ बिहेवियर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है, तो ये भी जो है कि गलत हो जाएगा। देन फर्स्ट सेकंड गलत हो गया। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट जो है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, ये जो है कि हमारे इम्पीचमेंट का प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है। देन फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि मोशन फॉर द इम्पीचमेंट जो है कि जज टेकन अप फॉर द वोटिंग, जो कि लॉ रिक्वायर करता है मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि दोनों हाउस से बैक होना चाहिए, सपोर्टेड मेजोरिटी एंड टोटल मेंबरशिप नॉट लेस देन थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि अभी हमने इसी वाले जो है कि डिस्कशन में यहाँ पे डिस्कस किया था इसको। यहाँ थर्ड फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड जो है कि रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से एक बार ब्रीफली देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। तो इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट से रिमूव कर दिए जाएंगे। एज ऑफ रिटायरमेंट मैंने ऊपर बताया जैसा कि एज ऑफ रिटायरमेंट कितनी है 65 ईयर्स, हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की 65 है, हाई कोर्ट की 62 है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं। देन अगेन सेम क्वेश्चन, एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज तो कितनी होगी 65 ईयर्स होगी। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय, तो ये पार्लियामेंट जो है कि डिटरमाइन करती है सैलरीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस कितनी होंगी, जो कि कहाँ मेंशन है आर्टिकल 125 के सेक्शन 1 में। आर्टिकल 125 के सेक्शन 1 में मेंशन है कि देयर शैल बी paid to the judges of the Supreme Court. Such salaries may be determined by the Parliament by law until provision is behalf so made. सैलरी जो है कि स्पेसिफाइड हो सेकंड शेड्यूल में, और सेकंड शेड्यूल जो है कि क्या बात करता है आपके एम्लुएंट्स की बात करता है, एम्लुएंट्स अलाउंसेज एंड सैलरीज जो है कि जितने भी हमारे हायर अथॉरिटी ऑफिशियल्स हैं उनकी, यहाँ पे ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे जो है कि हमें पूछा है ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया की सेफगार्ड कौन करता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आइए वन बाय वन करके जो है कि हम देखते हैं कि क्या करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है कि हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये जो है कि स्टेटमेंट करेक्ट है। देन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है कि कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये जो है कि गलत है। यहाँ पे जो है कि देखिए सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नहीं, यहाँ पार्लियामेंट में डिस्कस होगा तब होंगे, तो यहाँ गलत है ये स्टेटमेंट। देन सर सैलरी अलाउंसेज ऑफ द जजेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहाँ पे जो है कि कह रहा है फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर की बात है, मींस असेंबली उस पर वोट नहीं कर सकती है। तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारा जो है कि पार्लियामेंट करेगा, सिर्फ पार्लियामेंट करेगा, तो ये जो है कि गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे फर्स्ट और थ्री जो है कि सॉरी ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेजिस्लेचर जो है कि कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो गया, सेकंड गलत हो गया। देन जो है नेक्स्ट है ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसेज एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस। तो ये भी जो है कि क्या कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स, यहाँ पे देखिए ऑफिसर्स और स्टाफ जो है कि, तो ये जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि मेन करती है। तो ये जो है कि ये स्टेटमेंट भी आपका जो है कि गलत है। यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसका आंसर होगा 1 and 3 ओनली। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे आप एक बार इसको ब्रीफली पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो जो है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन नॉट एनलार्ज द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज इट्स जुरिडिक्शन इज लिमिटेड टू कंफर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है कि स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ पे हम जुरिडिक्शन के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग तरीके से, जैसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो गया, एप्लीटेट हो गया, या जो है कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन हो गया। तो ये सब जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं और पार्लियामेंट इसको जो है कि एनलार्ज कर सकता है। तो ये कैन नॉट जो है कि गलत है। यहाँ पे और भी जुरिडिक्शन जो है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के थ्रू, तो ये जो है कि गलत है। देन जो है कि ऑफिसर्स एंड द सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द कंसर्न चीफ जस्टिस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, जो कि हमने यहाँ भी देखा था कि सेम स्टेटमेंट था। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि यहाँ भी पूछा गया था 2012 में, जो कि सेम स्टेटमेंट है ये आपके स्टाफ से रिलेटेड। और देखिए फिर से ये जो कि एक स्टेटमेंट जो है रिपीट किया गया है ये 2005 में, जिसने इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से हमें कुछ कुछ एडवांटेज मिलते हैं।
देन जो है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग है, तो यहाँ पे जो है कि डी आंसर हो जाएगा, नाइदर वन और टू करेक्टेड। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते हैं। जो भी आर्टिकल हमारा 138 है वो बात करता है जो कि एनलार्ज कर सकते हैं जुरिडिक्शन पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कोई भी यूनियन लिस्ट में। देन है ये स्टेटमेंट रॉन्ग। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं, चाहे सैलरी हो, अलाउंस हो, पेंशन हो, तो वो जो है कि ऑफिसर सर्वेंट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द हाई कोर्ट और चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट का जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कहाँ होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे होगा। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं आफ्टर द रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी एंड प्रैक्टिस बिफोर। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में अगर रिटायर हो जा रहे हैं तो वो जो है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो नहीं भी प्रैक्टिस कर सकते कहीं भी नहीं, ना वो सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना वो कोई अपना प्राइवेट चैम्बर चला सकते हैं, तो वो जो है कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोवाइडेड है, जिसका आंसर होगा यहाँ पे नन ऑफ द कोर्ट्स में, मीन जो है कि कहीं भी वो जो है कि प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 124 के सेक्शन 7 में मेंशन है कि कोई भी पर्सन जो है कि अपना जो है कि रिटायरमेंट हो रहा है तो वो जो है कि नहीं प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाय अथॉरिटी विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और जो है कि आर्टिकल 220 में प्रोवाइड करता है कि नो पर्सन जो है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प परमानेंट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एट प्लीड और इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और द अदर हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के तो जो है कि सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे तो नो वेयर प्रैक्टिस करेंगे। देन जो है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है कि इंडिया कौन अपॉइंट करते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं, जो कि आर्टिकल 126 में लिखा हुआ है, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया मीन जो है कि मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यू टू हेल्थ कंसर्न हो गया या किसी भी वजह से, या सीट वेकेंट हो गई और कोई भी फंक्शन की वजह से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आर्टिकल 126 जो है कि प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट जो है एक एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर देंगे, टिल देन वो जो है कि फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इससे कि एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर दी कंसल्टेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में, जो कि जो भी जजेस अपॉइंट होंगे ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके किए जाते हैं, जो कि हमारा कोलेजियम सिस्टम फॉलो होता है उससे, जो कि अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो वहां अच्छे से मैं जो है कि 3 जजेस केस से डिस्कस कर दूंगा। देन जो है इसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1993 में जो है कि ऑब्लिगेटरी डिसीजन था कि कंसल्टेंशन लेना है। देन यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन, इन द ईयर दी कोलिजन सिस्टम कब स्टैब्लिश हुआ था, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में इंडिया में, तो ये 1993 में कोलिजन सिस्टम स्टैब्लिश हुआ था बाय दी 3 जजेस केस। यहाँ पे देखिए कोलिजन सिस्टम अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस वाज अडॉप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दी 1993, जो कि कोलिजन सिस्टम बात करता है जो भी हमारे 3 जजेस केस में जो है कि यहाँ पे देखिए कलेक्टिवली जो है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से 3 जजेस केस आए थे। तो आइए मैं इसको थोड़ा जो है कि आपको ब्रीफ कर देता हूँ, इसको समझा देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ देखिए लगा रखा है। तो यहाँ देखिए 3 जजेस केस क्या थे, जो कि हमारे जो है कि जुडिशियल जो है कि ये हमारे केस लॉज हैं, जो कि 1981, 93 और 1998 में जो है कि स्टैब्लिश किए गए थे। और यहाँ पे एक सब्सिक्वेंट 4 जो है कि जुडिशियल केस है, जिसके बारे में आपने एक टर्म सुना होगा एनजेएसी, जो कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो है कि बनाई गई थी कोलिजियम सिस्टम को, कोलिजियम सिस्टम है जिससे हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट होते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए। लेटर ऑन जो है कि ये जो है कि 4 जजेस केस, जो कि 4 जजेस केस से भी रेफर किया जाता है, उससे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनवॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था और कोलिजन सिस्टम को रिस्टोर कर दिया गया था। तो आइए 1 बाय 1 करके हम ये 3 जजेस केस को समझते हैं, जो कि 1981, 93 और 1988 में, जिसमें इस केस से जो है कि कोलिजन सिस्टम को एस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो फर्स्ट जो है कि 1981 में जो है कि ये कहा गया कि ये कंसल्टेशन को जो है कि स्टैब्लिश करता है इन दी आर्टिकल 124, जो कि सेक्शन 2 में मेंशन है, मींस दी ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस पैरामाउंट होगा, नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, गिविंग द एग्जीक्यूटिव सिग्निफिकेंट पावर। मींस जो है कि जो भी जज को अपॉइंट करने हैं तो उनका ओपिनियन चीफ जस्टिस का जो कि पैरामाउंट होगा, पर वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट पे, जो कि एक सिग्निफिकेंट पावर देते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट ऑफ द जज में। तो फर्स्ट जज केस में नथिंग एल्स। यहाँ पे बस ये याद रखें कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब क्या है, ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे सिर्फ ओपिनियन था जो कि प्रेसिडेंट पे बाइंड नहीं करता था। फिर लेटर ऑन क्या है, यहाँ पे एक चीज देखिए, ये मैं इसको बताना भूल गया, 3 जजेस केस क्या है इसके बारे में छोटी डेफिनेशन लिख रखी है कि ये क्रूशियल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, जो कि कोलिजन सिस्टम को अपॉइंट करने में, हायर जुडिशरी में जजेस को अपॉइंट करने में ये जो है कि केस लॉज है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जज केस जान लिया। देन जो है कि 1993 में क्या है, इसने जो है कि स्टैब्लिश किया था कोलिजन सिस्टम। 1993 से हमारा कोलिजन सिस्टम जो है कि स्टैब्लिश हो गया, मेकिंग दिस चीफ जस्टिस ओपिनियन, जो है कि अब यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ओपिनियन जो है कि मैटर करने लगा आफ्टर कंसल्टिंग द सीनियर जज, और वर्चुअली बाइंडिंग हो गया, जो कि एम्फिसाइज करता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को। तो ये जो है कि यहाँ पे जो है कि
कोलिजियन सिस्टम बन गया और जो भी जजेस अपॉइंट होंगे वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ ओपिनियन जो है कि मैटर करेगा विद कंसल्टेंट्स ऑफ द सीनियर जजेस। यहाँ पे सीनियर जजेस भी मैटर करने लगे, यहाँ पे जो है कि कोलिजियन सिस्टम स्टैब्लिश हो गया है। देन थर्ड जजेस केस में यह बता दिया गया कि जो भी हमारा कोलिजियन सिस्टम है मींस टू आए द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जो कि आर्टिकल 143 जो कि हमारे क्या होता है एडवाइजरी जुडिक्शन, जो है कि एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट इन दी टू दी सुप्रीम कोर्ट, जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी एडवाइस ले सकते हैं इन मैटर ऑफ दी लॉ। तो यहाँ पे जो है कि इसमें जो है कि कोलिजियम को एक्सपेंड कर दिया गया। कैसे एक्सपेंड किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम होगा उसमें 5 मेंबर बॉडी होंगे, जिसमें जो है कि चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। मीन जो है कि यहाँ पे कोलिजियम क्या है एक्सपेंड हो गया है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे और हाई कोर्ट के लिए 3 मेंबर जजेस कमेटी होगी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस कंसर्ट हाई कोर्ट प्लस वहां के 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। और यहाँ पे कंसल्टेंट्स का मतलब है इफेक्टिव कंसल्टेशन, मीन जो है कि चीफ जस्टिस के साथ साथ सीनियर जजेस के भी कंसल्टेंट जो है कि मैटर करती हैं। तो थर्ड जज केस में ये हुआ। देन जो है कि फोर्थ जजेस केस में ये क्या है, ये जो है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है कि केस है, उससे जो है कि ये निकल के आता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी इसके बाद नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बन गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने के लिए था 2014 के इसमें, तो इसको जो है कि स्ट्रक डाउन किया गया। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि हमारा एनसीजीए को स्टैब्लिश करता है, और इसको 2015 में ही स्ट्रक डाउन कर दिया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को इन्फ्रिंज कर रहा है, और यहाँ पे कोलिजियन सिस्टम हो जाता है रिस्टोर। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये हमारे 3 जजेस केस क्या है जो 81, 93 और 98 में है, जिसमें जो है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ वर्ड याद रखना है कंसल्टेशन। यहाँ पे जो है कि ओपिनियन जो है कि प्रेसिडेंट पे जो है कि बाउंड नहीं था। 93 में जो है कि स्टैब्लिश हो गया कोलिजियन सिस्टम प्रॉपर, जहाँ पे चीफ जस्टिस प्लस सीनियर मोस्ट जज जो है कि अपॉइंटमेंट में वो करेंगे। देन जो है कि 98 में जो है कि हमारे कोलिजियन सिस्टम को जो है कि एक्सपेंड किया गया, जो है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 मेंबर और हाई कोर्ट में 3 और 4 जजेस केस से जो है कि ये एनसीजीए को स्ट्रक डाउन किया था, कोलिजियन सिस्टम रिस्टोर हो गया था, और करंटली जो है कि यहीं से हमारे सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट होते हैं। ये देन ये याद रखेंगे आप, जो कि हमने यहाँ से देख लिया कि 1993 में जो है कि स्टैब्लिश हुआ था, और ये हमने 3 जज केसेस को समझ लिया है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियन कंप्राइजेज ऑफ दी, कितने लोग कंप्राइज करेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये पूछा गया था तो एक्सपेंड नहीं थे, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस के साथ, यहाँ पे देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे लिखा होगा मीन जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 मेंबर्स, मीन सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है सीजीआई प्लस 4 मेंबर्स, जो कि हमने 1993 के केस में देखा था, तो ये अभी हमने पढ़ा। देन जो हाई कोर्ट के लिए पूछे तो हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज, तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है कि कोलिजन सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है। तो ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजन जो है कि 5 मेंबर बॉडी है हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अदर सीनियर मोस्ट जज करेंगे, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने पढ़ा अभी। देन जो है कि ये पार्लियामेंट बाय लॉ हैज इवॉल्व द कोलिजन सिस्टम, तो ये जो है कि लॉ से जो है कि नहीं हुआ था, ये केस लॉ से हुआ था, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड, देन जो है कि थर्ड है जज, ये देखिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जो है कि मैंने इसको स्किप आउट नहीं किया, ये मैं बताते बताते आगे बढ़ गया था। ये देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाय द इवॉल्व नहीं, ये हमारे केस लॉ से इवॉल्व हुआ है, जो कि हमने अभी पढ़ा। देन जो है थर्ड स्टेटमेंट है कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंटेड थ्रू द कोलिजन सिस्टम ओनली, तो यस जो है कि ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, जजेस जो है कि अभी हमारे कोलिजन सिस्टम से अपॉइंट होते हैं। देन फोर्थ कह रहा है कि ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन दी 93 बाय दी पीएन भागवती जजमेंट फर्स्ट जज केस, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जज केस नहीं, यहाँ पे कौन से जज केस थे, ये सेकंड जज केस था, मीन जो कि सेकंड जज केस में जो है कि अपॉइंट हो गए थे, तो ये जो है कि हमारा गलत हो जाएगा, जो कि 93 नहीं 83 में ही हो गया था, जो कि देखिए यहाँ पे सेकंड जज केस में 93 में जो कि स्टेब्लिश हो गया था, ये जो कि आपको याद रखना है। देन हमारा जो है कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 जो है कि करेक्ट है। आई होप जो है कि क्लियर हो गया, और बाकी ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिकमेंडेड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज टू द हाई कोर्ट शुड बी थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड चीफ जस्टिस, तो यहाँ पे जो है कि सेकंड एआरसी रिफॉर्म कमीशन जो थी हमारी, सेकंड एआरसी रिफॉर्म कमीशन, उन्होंने ये जो है कि रिकमेंड किया था, यहाँ देखिए एक्सेप्टेड नहीं, यहाँ पे सिर्फ रिकमेंड किया था कि पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और चीफ जस्टिस तीनों लोग का होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ, ये रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, सिर्फ जो है कि कोलिजियन सिस्टम से ही अभी जो है कि अपॉइंट हो रहे हैं जज। आई होप यहाँ से आप इसको जो है कि पॉज करके पढ़ेंगे तो ये जो है कि क्लियर हो जाएगा।
देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किस टाइप के जज अपॉइंट होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि पहला एडहॉक जज और एडिशनल जज। तो ये देखिए यहाँ पे जो है कि एडहॉक जज इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेरी इन नेचर में, जो है कि टेम्परेरी इन नेचर जो है कि हमारा जो वर्कलोड है, वर्कलोड जिसे स्टॉक फाइलिंग जो है कि कहेंगे, स्टॉक फाइल्स जो है, स्टॉक फाइल जो है कि हो गई है बहुत सारी, जो है कि बर्डन हो गया जुडिशरी पे, तब जो है कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस अपॉइंट किए जाते हैं फॉर क्लियरिंग दी केसेस में, जो है कि अपनी जुडिशरी को थोड़ा फास्ट बनाने के लिए, कि बैकलॉग केसेस जो है कि बैकलॉग केसेस क्लियर हो। तो वैसे ही जैसे हम अपने स्टडी का बैकलॉग क्लियर करते हैं, अगर मान लीजिए कुछ डेट हमने जो है कि अपने मस्ती में जो है कि निकाल दिए हैं, तो हमारा स्टडी का बैकलॉग हो जाता है, उसको क्लियर करते हैं हम लोग फास्ट मोड में स्टडी करके, और जो है कि एक्स्ट्रा एफर्ट देके स्टडीज में। तो उसी तरीके से यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास अगर केसेस पेंडिंग है बहुत ज्यादा और बैकलॉग हो गया, तो एडहॉक जजेस जो है कि अपॉइंट किए जाते हैं इन दी आर्टिकल। यहाँ पे देखिए आर्टिकल हमारे 127 और 224 के सेक्शन ए में मेंशन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस की बात है। और बाकी जो एडिशनल जज होते हैं ये हमारे हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं। हाई कोर्ट में एडिशनल जज अपॉइंट किए जाते हैं अंडर द आर्टिकल 224, जो कि फिक्स टर्म मीन जो है कि 2 ईयर टर्म के लिए अपॉइंट किए जाते हैं फॉर पेंडिंग केसेज, और जो है कि जितने भी हाई कोर्ट के बर्डन को जो है कि ईज करने के लिए। तो यहाँ पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट में खाली एडहॉक जजेस होते हैं, एडिशनल जज नहीं होते। एडिशनल जज कहाँ होते हैं, हाई कोर्ट में। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको लिख रखा है, जो कि एडहॉक जजेस जो है कि कहाँ से आते हैं, हाई कोर्ट से जो है कि आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 127 और 224 के क्लॉज ए में ये मेंशन है। बाकी जो भी एडिशनल जज होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं फॉर द हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 224 फॉर द 2 इयर्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको ब्रीफली समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडहॉक जजेस आर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन, जब कब कब अपॉइंट किए जाते हैं, जब देयर इज नो कोरम ऑफ द जजेस अवेलेबल टू होल्ड। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जैसे मेंटेन नहीं हो पा रहे। जैसे हमारे करंट जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है, 34, जो कि सीजीआई प्लस 33 जजेस है। और 33 जजेस में से मान लीजिए फिक्स कोरम होता है कुछ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 25 कोरम है, और 25 कोरम जजेस के होना ही चाहिए फॉर द रनिंग ऑफ द स्मूथली रनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पर ये जो है कि मेंटेन नहीं है, तब जो है कि एडहॉक जजेस जो है कि अपॉइंट किए जाएंगे हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा, जो कि अंडर 127 और 224 ए के क्लॉज ए में लिखा है। और कहाँ से आएंगे ये जजेस, हाई कोर्ट से अपॉइंट किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में फॉर द टेम्परेरी नेचर। तो जो है कि ये बात आप याद रखेंगे। देन जो है कि ये कहाँ मेंशन है, देखिए यहाँ पे जो है कि लिखा हुआ है, जो कि हमारे कोरम को जो है कि मेंटेन करने के लिए होता है। देन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ द एडहॉक जजेस इन दी सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमने देखा अभी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें रेफरेंस टू दी अपने इंडियन जुडिशरी बताना है, या सर्टेन स्टेटमेंट, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior recommendation of the President of India। तो यस जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि हाई कोर्ट इन द इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू की पावर। जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जो कि हमारे आर्टिकल 13 जो है कि कोई भी जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है इनकंसिस्टेंट ऑफ द लॉ है। तो जो है कि ये जो है कि बेसिकली यहाँ मेंशन है, और बाकी जो है कि हमारे आर्टिकल 128 में भी मेंशन है। ये जो है कि 13 मैंने बता दिया कि ये फंडामेंटल राइट से इंडेरोगेट करता है कोई भी लॉ, तो उसको जो है कि जुडिशियल रिव्यू करने का पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के पास, जो कोर्ट्स के पास। तो यहाँ दोनों ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसका आंसर होगा ये। बाकी 128 में जो है कि देखिए मेंशन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कि विद द प्रीवियस कंसर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई भी जज को आके बैठने के लिए, जो कि हमारे जो है कि एक्टिंग जज जो है कि माने जाएंगे, टू सिट एंड एक्ट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और 215 में कि हाई कोर्ट जो है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या, जो भी हमारे जजमेंट है वो सब जो है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, जहाँ पे सारे हमारे फाइल इंफॉर्मेशन जो है कि रखे जाते हैं किसी जजमेंट में, जो लेटर ऑन यूज किए जा सकते हैं, जो कि हमारे इंक्लूड करता है पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट और ऑफ इटसेल्फ, मीन जो कंटेम्प्ट जो होते हैं, मीन्स जो है कि आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का या हाई कोर्ट जजमेंट को आप जो है कि नहीं मान रहे हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, जो कि हमारा एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जो कि दो तरह के होते हैं। सिविल क्या होता है, आप विलफुली जो है कि डिसोबीडियंस कर रहे हैं ओरली, मीन जो है कि आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हाई कोर्ट जजमेंट को क्रिटिक्स कर रहे हैं, जो है कि ओरली कर रहे हैं। बाकी क्रिमिनल क्या होता है, जब आप रिटर्न फॉर्म में या किसी वर्ड फॉर्म में या पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में हमारे किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज को जो है कि नहीं मानते हैं, और जो है कि उसको जो है कि बहुत ज्यादा वो करते हैं क्रिटिक्स टाइप का, तो ये कंटेम्प्ट माना जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोविजन है, जो कि आगे हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। तो यहाँ मैंने ब्रीफ कर दिया, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए फॉर हियरिंग एनी केसेस ऑफ द
इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए यहाँ पे क्या है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने सुना होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट मीन जजेस, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द जजेस होते हैं मीन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हर्ड करना है, इंटरप्रिटेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो यहाँ मिनिमम 5 नंबर ऑफ जजेस लिखेंगे, मीन यहाँ पे 5 बेंच जज जो है मिनिमम होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने के लिए, तो यहाँ पे ये प्रोविजन प्रोवाइड है, नंबर कितने होने चाहिए 5 जजेस होने चाहिए। देन सेम क्वेश्चन, यहाँ पे कोई भी सब्सिक्वेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो 5 मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए, जो कि देखें तो जजेस जो है कि केस टू केस लॉ डिपेंड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए 5, 7, 9, 11 जो है कि होने चाहिए मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और 3 जजेस होने चाहिए मीन्स जो है कि कोई भी अदर जो है कि ऑर्डिनरी लॉ हो गया इन सब के लिए 3 जजेस मिनिमम होने चाहिए। बाकी देखें तो अब तक का 13 बेंच जो है कि जजेस हाईएस्ट बैठा है, जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के लिए केशवानंद भारती केस में बैठा था, तो वो जो है कि हम आगे अभी क्वेश्चन में आएगा तो देख लेंगे, 13 बेंच जो है कि अब तक सबका हाईएस्ट है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल रिलेशन, तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मैं ब्रीफ कर देता हूँ, ये जो है कि हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, जो कि आर्टिकल 131 में मेंशन है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है कि सोनली सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है कि डिसीजन दे सकता है, मीन जो है कि कोई भी डिस्प्यूट रिलेट करता है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उनको रिजॉल्व करने के पास सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, जिसमें जो है कि हमने आर्टिकल 143 देखा था जब प्रेसिडेंट पढ़ा था, पार्लियामेंट पढ़ा था, तो आर्टिकल 143 में हमारे प्रेसिडेंट जो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट जजेस से किसी भी लॉ में अपना ओपिनियन मांग सकते हैं कि इसके बारे में बताएं, बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी टू सुप्रीम कोर्ट टू गिव हिज ओपिनियन टू दी प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे जो है कि जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को वो ओपिनियन दे, तो ये एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन कराता है, जो कि हमारे आर्टिकल 143 में मेंशन है। एंड एप्लीटेड ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, यहाँ पे एप्लीटेड ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि कोई भी जो है जुडिक्शन रिलेट कर रहा है जो रिव्यू करने के लिए, में जो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास है कि पावर है कि वो किसी भी अपने प्रीवियस जजमेंट को या उनको जो है कि रिव्यू कर सकता है, तो ये हमारे एप्लीटेड जुडिक्शन में आता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिक्शन की बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिक्शन होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही लेमेंस टर्म में ये जो है कि आपको ब्रीफ आउट कर दिया कि एडवाइजरी, एप्लीटेड, ओरिजिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिक्शन क्या होते हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये 3 है, मीन्स एडवाइजरी भी है, एप्लीटेड भी है और ओरिजिनल जुडिक्शन भी है, जो कि मेंशन है हमारे फॉलोइंग जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 131 क्या डील करता है, ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे एक से ज्यादा स्टेट में या तो बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी स्टेट में, जहाँ पे एक साइड पे एक या 2 से ज्यादा स्टेट हो सकते हैं, और किसी 2 स्टेट में बिटवीन 2 स्टेट जो है, जहाँ पे ये सब चीजें लिखी हुई है। तो आई होप इसको ब्रीफ करके आप पॉज करके पढ़ लेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। देन जो है कि बात कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड द कोई भी डिस्प्यूट, तो ये क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, तो ये आप याद रखेंगे। देन 36 कह रहा है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में यहाँ पे हमारा क्या है कि इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या क्या इंक्लूड है। तो आइए फर्स्ट देखते हैं कि डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और 2 मोर स्टेट, देखिए यहाँ पे जो है कि ये मेंशन है कि 1 और 2 मोर स्टेट में जो है कि हमारा ओरिजिनल जुरिडिक्शन इंक्लूड होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट कह रहा है कि कोई भी डिस्प्यूट जो है कि रिगार्ड कर रहा है आपका डिस्प्यूट रिगार्डिंग द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये जो है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आता है, या आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में या कोई डिस्प्यूट हो रहा है या लेजिस्लेचर में, तो इसके लिए जो है कि ज्वाइंट सिटिंग जैसे प्रोविजन बने हैं, ज्वाइंट सिटिंग जैसे प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 108 में है, प्रेसिडेंट जो है कॉल अप करके उस डेडलॉक को क्लियर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एज सच पावर नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट है डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरी, तो ये भी हमारे ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरी में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो जो है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिजॉल्व करती है, क्योंकि एज सच जो है कि यूनियन टेरिटरी पार्टी होता है, जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको जो है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो है कि किसी लेजिस्लेचर में अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर से जो है कि वहां पे डील करती है, तो ये जो है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आता है। बाकी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, तो ये हमने पढ़ा था, तो यहाँ 1 और 4 हमारा जो है कि करेक्ट होगा, सी आंसर हो जाएगा, जिसको आप ब्रीफली देख सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है कह रहे हैं नॉट ट्रू, यहाँ पे हमें गलत बताना है अबाउट द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू द रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, तो देखिए स्टेटमेंट तो सही है पर ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, क्यों, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट इशू तो कर सकता है रिट्स फॉर द फंडामेंटल राइट ऑफ द
पीपल जो है कि वायलेट हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इशू रिट्स कर सकता है, जो कि हमने आर्टिकल 32 में 5 तरह के रिट्स देखे थे, तो उनको इशू कर सकता है। बट इट इज नॉट द एक्सक्लूसिव पावर। क्यों? क्योंकि हमारे हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो इशू कर सकता है रिट्स फॉर दी फंडामेंटल राइट्स। और हाई कोर्ट की जो रिट पावर होती है, हाई कोर्ट की रिट पावर होती है वो मोर ब्रॉडर होती है, मीन मोर ब्रॉडर होती है देन दी सुप्रीम कोर्ट। मीन जो है कि हाई कोर्ट की पावर जो है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ब्रॉड होती है। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के साथ अदर प्रोविजंस पे भी रिट्स इशू कर सकता है, तो ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, तो यही हमारा स्टेटमेंट होगा। बाकी ये सब जो है कि तीनों करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। देख लेते हैं वन बाय वन। तो इट हैज द ओरिजिनल एक्सक्लूसिव पावर इन द इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट, तो यस इट इज द करेक्ट। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑन द क्वेश्चन ऑफ द लॉ एंड फैक्ट व्हिच मे रेफर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो एडवाइजरी जुडिक्शन जो कि आर्टिकल 143, तो ये भी करेक्ट है। देन जो है कि पावर है रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एंड ऑर्डर, जो कि जुडिशियल रिव्यू की पावर है, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट देखें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉट करेक्ट, हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। तो वन बाय वन करके देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, जबकि हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में 28 जनवरी 1950 में, तो ये करेक्ट है। देन सुप्रीम कोर्ट जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री, तो यस ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट मान लीजिए यहाँ पे कोई डिस्प्यूट है, नहीं सेटिस्फाई है, यहाँ जाएंगे, देन यहाँ जाएंगे, देन यहाँ जाएंगे, ये हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ है, तो ये भी जो है कि हमारा करेक्ट है। देन जो है कि सुप्रीम कोर्ट कैन हियर हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट फॉर द कोर्ट मार्शियल, तो ये गलत है। देखिए कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट कैन हियर फ्रॉम दी एनी हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स, बट जो है कि मार्शल कोर्ट जो है कि हमारे जो है कि आर्मी के अलग से कोर्ट होते हैं, क्योंकि वहां पे जो है कि अलग कोड ऑफ कंडक्ट चलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी और जो है कि अलग चीजों को जो है कि डील करते हैं, तो वहां पे उनके लिए कुछ हमारे जैसे फंडामेंटल राइट उनको प्रोवाइड नहीं होते या अदर लॉ। तो जितने भी हमारे आर्मी सोल्जर्स हैं या जो है कि कोई भी हमारे जो है कि मार्शल कोर्ट लॉ है, उनको जो है कि अलग तरह से डील किया जाता है। मीन जो है कि नेवी हो गई, चाहे आर्मी हो गए, चाहे एयरफोर्स हो गए, और जितने भी डिफेंस फोर्सेज है हमारी, तो उनके लिए अलग से कोर्ट होता है। बट वो वहां सेटिस्फाई नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आके अपील कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर। तो ये जो है कि स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है कि मार्शल कोर्ट से भी वो रेफर कर सकते हैं मैटर। देन जो है सुप्रीम कोर्ट हियर करता है हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल कोर्ट मार्शल, तो ये जो है कि देखिए यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट है। और अगेन देखिए यहाँ पे क्या आ गया, जो मैंने एक ट्रिक बताई है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं तो उन्हीं में से आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे दो, एक कह रहा है कि कोर्ट मार्शल नहीं करते हैं, कह रहा है कि कोर्ट मार्शल करते हैं, तो हमारा देखिए आंसर क्या हुआ, जो कि सी होगा। ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं आप, क्योंकि देखिए आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल एक्ट 2007 जो है कि प्रोवाइड करता है 2007 की कोर्ट मार्शल कैन बी अपील इन दी सुप्रीम कोर्ट, तो इसको यहाँ पे अपील करने की मंजूरी मिल गई थी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये क्या इंप्लाई करता है? तो ये इंप्लाई करता है कि सारे डिसीजन जो भी एविडेंटरी वैल्यू होंगे कैन नॉट बी क्वेश्चन इन दी एनी कोर्ट। मीन जो है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है जितने भी लॉ जजमेंट रखे हुए किसी भी कोर्ट में जो है कि क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। मींस जो है कि आप कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं उनका, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा अगर आप उसको वायलेट कर रहे हैं। तो ये जो है कि हमारा 20 का आंसर होगा। बाकी ये सब जो है कि गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे सिंपली जान लीजिए, जो कि हमारा आर्टिकल 129 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड हैव ऑल द पावर ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग द पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द इटसेल्फ। जो कि यहाँ पे देखिए कोई भी जजमेंट जो है कि है रिटर्न पर शैल बी मेमोरी इन द प्रोसीडिंग, और कोर्ट के पास है पावर, जो कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स करता है सारे एविडेंसेस और जो कि वैल्यू है एविडेंटरी वैल्यू क्वेश्चन इन दी नॉट इन दी एनी कोर्ट। तो यहाँ पे जो है देखिए बी भी करेक्ट था, और ये जो है कि पनिश है पावर करने के लिए, तो यहाँ पे दोनों आंसर करेक्ट थे। तो यहाँ पे देखिए आप बी मोस्ट एक्यूरेट आंसर है, जो कि बी है, तो इसको मानेंगे। बाकी यहाँ कंटेम्प्ट करने की बात लिखी हुई है, तो वो भी करेक्ट है। बाकी कोई भी अपील जो है कि नहीं अगेंस्ट इस डिसीजन नहीं मंगाई जा सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अगर हायर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो हाईएस्ट अपील जो है कि नहीं मानी जा सकती है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इन इंडिया आर नॉन फॉर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहे जाते हैं, जो कि आर्टिकल 129 और 215 में है। 29 जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए, 215 जो है कि हाई कोर्ट के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहे जाते हैं। देन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए यहाँ पे 124 आर्टिकल कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शुड बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा कि 129 में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। 124 क्या कहता है कि देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, जिसमें नंबर ऑफ जजेस ये सब जो है लिखे हुए हैं, जो कि ऊपर क्वेश्चन हम देखते हुए आ रहे हैं। बाकी ये सब तीनों जो है कि आर्टिकल सही है। 143 जो है कि ओरिजिनल ड्यूरेशन की बात करता है, 132 एप्लीटेट, और 136 जो है कि स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है। जैसे स्पेशल लीव पिटीशन होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, और ये सब जो है कि यहाँ अप्लाई किए जाते हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे।
देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट है और हम आगे देखेंगे करेक्ट और इनकरेक्ट क्या बताना है यहाँ पे बताए करेक्ट बताना है, तो वन बाय वन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कि पहले स्टेटमेंट करेंगे परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ द एच एन साहलान कमेटी जो है कि कंटेम्प्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है कि पास हुआ था, तो यस इट इज दी इंडेड करेक्ट स्टेटमेंट जो है कि हमारी जो है कि देखिए एच एन साहलान कमेटी थी, सन्याल कमेटी, एच एन सन्याल कमेटी जो कि 1961 की थी। उन्होंने जो है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है कि रिकमेंड किया था कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट को, जो कि 1971 में एक्ट ये पास हुआ था, जो कि हमारे देखिए 129 और 215 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के साथ, जो कि हमारे जिस सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है कि नहीं होना चाहिए किसी भी कोर्ट और जजमेंट का। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। देन सेकंड कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, तो ये भी हमारा इंडीड करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो गए। देन थर्ड कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कहा तो है पर इनको डिफाइन नहीं किया है सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है मैंने बताया, ये विलफुल डिसओबीडियंस है ओरली, मीन जो है कि आप ओरली जो है कि कोई भी लॉ को मीन जजमेंट को नहीं मान रहे हैं। बाकी क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, उसको मान तो नहीं रहे हैं बट आप जो है कि उसको रिटर्न फॉर्म में चाहे जो है कि पिक्टोग्राफिकल मेमोरी में वर्ड्स में एक्सप्रेस करके कर रहे हैं, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि गलत है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको डिफाइन नहीं करता है। देन जो है नेक्स्ट, इंडिया जो है कि पार्लियामेंट वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, तो ये जो है कि पार्लियामेंट जो है कि वेस्टेड है पावर फॉर द मेकिंग कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, तो यस जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट जो है कि पावर है जो कंटेम्प्ट ऑफ कंट्रोल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे लॉ बना सकती है। तो यहाँ पे 1 to 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट होल्ड मीटिंग इन द न्यू दिल्ली बट इट कैन नॉट मीट एल्सवेयर, तो ये जो है कि विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, मीन जो है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट की सीट डिसाइड कर सकती है बाय द मेड बाय लॉ, जो कि इफेक्टिव होगा बाय द लॉ, बट जो है कि यहाँ पे अभी जो है कि जो भी होगी सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग न्यू दिल्ली में होगी, उससे होगा विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है कि सिट करेगी कहाँ पे, दिल्ली में, और सच एनी प्लेस जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में अप्रूवल विद द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट, जो कि आर्टिकल 130 में बात की गई है। और यहाँ पे एक चीज यहाँ मेंशन है, वो कंसल्टेंस ऑफ द पार्लियामेंट जो होगा, मीन जो कि पार्लियामेंट जो है कि यहाँ प्रेसिडेंट जो कि हमने देखा था, जो कि हमारे आर्टिकल 74 में ईड एंड एडवाइस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहां से ओपिनियन ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की सीट जो है दिल्ली से हटा के कहीं और भी की जा सकती है, क्योंकि पहले क्या था, कलकत्ता में था, कलकत्ता से जो है कि फिर दिल्ली आई थी वो सीट। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फॉलोइंग केस में जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ केस आया, तो केशवानंद भारती, ये केस तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, जो कि 1973 में केशवानंद भारती केस में जो है कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है, जो कि नथिंग एल्स, ये क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, ये कोई लॉ वो नहीं है, ये क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, जो कि हमारे शंकरी प्रसाद केस से स्टार्ट होकर गोलकनाथ केस, मिनिडवा मिल्स केस से होते हुए जो है कि आपका जो है किससे, केशवानंद भारती केस जो है कि देन वमन राव केस, फिर आयर कोहिलो केस जो है कि इन सबसे रिलेट करते हुए आया था। तो ये आपको याद रखना है, केशवानंद भारती केस 1973 में है ये, तो जो है कि आपको याद रखना है। देन जो है कि देखा जाए सुप्रीम कोर्ट जो है कि डॉक्ट्राइन जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर का है 1973 केस से है, तो इसको याद रखेंगे आप। और इसका जो है कि एक अलग से हमारा जो है कि सेपरेट वीडियो है, उसको अगर आपको देखना है, इसके बारे में जानना है कि कैसे ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है कि इवॉल्व होकर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आया है, तो एक सेपरेट वीडियो है इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट में, कुछ 15-17 मिनट की है, तो उसको आप जो है कि रेफर कर सकते हैं। देन यहाँ से आप ये देख सकते हैं, और अब तक का सबसे हाईएस्ट बेंच कमेटी है 13 बेंच कमेटी, जिसमें मेजोरिटी ऑफ 7-6 से जो है कि इसको रूल किया गया है। देन जो है कि बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रोवाउंडेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे देखिए इसमें कोई नहीं है, इंदिरा साहनी जो ये शंकरी प्रसाद और अदर केस, तो इनमें से कोई भी केस नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर किससे निकल के आया है, केशवानंद भारती केस से, जो कि केशवानंद भारती केस से जो है कि निकल के आया है ये, तो आप ये याद रखेंगे। देन यहाँ कह रहा है कि इनवाइबल बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए 32 जो है कि है, 226 227 है, बाकी 245 नहीं है। 245 आर्टिकल किसकी बात करता है, कोई भी लॉ मीन करने, मीन जो है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ ऑन दी स्टेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो है कि ब्रीफली जो है कि आप जो है कि इसको जान सकते हैं, कोई भी रिस्पेक्टिव टेरिटरी या कुछ भी जो है कि लॉ है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है इसमें। बाकी 226 जुडिशियल रिव्यू फॉर दी हाई कोर्ट रिट पिटीशन, एंड 32 भी सुप्रीम कोर्ट के रिट्स की बात करता है, जिसमें हैबियस कॉर्पस, मैनेमेंडस, सिलोरियो, ये सब जो है कि बातें हैं। और 227 जो है कि डिफाइन करता है सुपरिटेंडेंस ऑफ ऑल कवर ऑफ दी ट्राइब्यूनल। तो ये जो है कि ब्रीफली आप यहाँ से पॉज करके पढ़ लेंगे, और इसका आंसर क्या होगा, ए। यहाँ पे ये नहीं है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, बाकी ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर है।
देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है कि क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन या ओपिनियन जूरिस्ट या पार्लियामेंट स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, लॉ नहीं है ये, जो कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। तो ये आप याद रखेंगे, इसको जो है कि पढ़ सकते हैं। जो कि देखिए, कुड नॉट यूज द अमेंडिंग पावर टू डिस्ट्रॉय, डैमेज और एब्रोगेट और चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि हमारा आर्टिकल 368 क्या होता है, जो हमारे पार्ट 20 में है, पार्ट 20 जो कि बात करता है अमेंडमेंट की। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। देन जो है सेकंड हाईएस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है अब तक का जो है किस में बना है, तो गोलकनाथ केस में बना है, जो कि लार्जेस्ट जो है कि 13 है, जो कि केशवानंद भारती केस में बना था। अब तक का लार्जेस्ट केशवानंद भारती केस, जो कि हमने अभी जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। एंड सेकंड लार्जेस्ट देखिए तो गोलकनाथ केस में बना था, जो कि 11 जजेस का है। तो ये 1967 में फॉर्म हुआ था। तो ये याद रखेंगे आप। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे फॉलोइंग केस है, हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट एनेबल अ मैन टू चॉक आउट हिज लाइफ इन द मैनर लाइक्स द बेस्ट। तो ये जो है कि ये कहाँ पे हुआ था, ये जो है कि जजमेंट में इसको कोट किया गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, एक सर्टेन स्टेटमेंट है, तो ये बस आपको याद रखना है। देन 50th क्वेश्चन कह रहा है कि इनकरेक्ट पेयर बताना है रूलिंग बाय द केस। तो यहाँ पे देखिए स्वानी केस में जो है कि क्रीमी लेयर फॉर द ओबीसी एंड बैकवर्ड कास्ट। तो ये जो है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इंदिरा स्वामी केस में आया था। विशाखा केस में जो है कि आपके जो है कि प्रोटेक्शन जो है कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट है, तो वो आया था, जिसको पॉस एक्ट भी कहते हैं, यहीं से जो है कि इफेक्टिव हुआ था। देन नेक्स्ट जो है कि मेनका गांधी केस में जो है कि बताया गया था 14, 19 और 21 जो है कि म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बट लेटर ऑन जो है कि यहाँ तो मेनका गांधी में कहती है नॉट एक्सक्लूसिव, बट लेटर ऑन आईआर कोइलो केस, आईआर कोइलो केस में जो है कि इसको गोल्डन ट्राइनिटी कह दिया गया था। मींस 14, 19, 21 जो है कि गोल्डन ट्राइनिटी ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कोई भी लॉ इनको जो है कि 14, 19 और 21 को वॉइड कर रहा है, मींस जो है कि इनका जो है कि इन्फ्रिंज कर रहा है, वॉइड कर रहा है दिस फंडामेंटल राइट, तो कोई भी लॉ जो है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कर कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट आईआर कोहिलो केस में इसको जो है कि गोल्डन ट्राइनिटी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये याद रखेंगे। देन डी आपका जो है कि बेला बनर्जी केस है, जो कि राइट टू ट्रेवल अबॉर्ड इज द पार्ट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी। तो ये इसमें नहीं है। तो ये जो है कि हमने फंडामेंटल राइट वाले जब चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें जो है कि इसको जो है कि हमने अच्छे से पढ़ा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए थोड़ा आपकी रिकॉर्डिंग के लिए कि आपने वो जजमेंट केस याद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट में जो है कि है क्वेश्चन, जो कि आर्टिकल 19 रेड अलोंग विद द 21 मीन जो है कि इसमें जो है कि आपको राइट टू मूव फ्रीली इन इंडिया है, बट आपको अब्रॉड ट्रेवल करना है। मीन जो है कि यहाँ तो विद इन टेरिटरी मूव कर सकते हैं, पर आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में जो है कि आपको राइट है कि राइट टू अब्रॉड भी कर सकते हैं। तो मीन जो है कि यहाँ से ये रिलेटेड करता है कि मीन जो है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से राइट टू अब्रॉड मीन जो है कि आपको किसी फॉरेन कंट्री में जो है कि जाके रहना है। तो ये जो है कि हमारा 21 में है। तो ये बताइए कौन सा केस था, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। जो बेला बनर्जी केस है वो तो रिलेट करता है वेस्ट बंगाल लैंड एंड डेवलपमेंट एक्ट से, और बाकी जो है कि ये मुझे आप जो है कि कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर जाके बताएं, क्योंकि फंडामेंटल राइट चैप्टर में 3-4 बार इस क्वेश्चन को हमने देखा था। देन जो है नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच वन ऑफ द करेक्ट। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहा है, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, खाली ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो हमने पढ़ा था क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल, एडवाइजरी, एप्लीटिएट, ये तीनों जुरिडिक्शन है। तो यहाँ पे देखिए डी में खाली ये लिखा हुआ है कि ओरिजिनल, एप्लीटिएट एज वेल एज दी एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। बाकी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास खाली क्या है, एडवाइजरी एप्लीटिएट है। इसमें कह रहे हैं ओनली ओरिजिनल एप्लीटिएट है, इसमें कह रहा है कि खाली ओरिजिनल है। तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल, एप्लीटिएट और एडवाइजरी तीनों जुरिडिक्शन है। तो डी हमारा जो है कि करेक्ट होगा, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके आर्टिकल देख सकते हैं। देन मूविंग आउट टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए कोलिजन सिस्टम, एप्लीटेड, ओरिजिनल, ये तीनों ही जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कंसर्न करता है। तो यहाँ पे मोर देन वन जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट होगा, मीन जो कि मोर देन वन आंसर है। तो यहाँ पे डी हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से पॉज करके ब्रीफली देख सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है एप्लीटेड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, जो कि हमारे आर्टिकल 132 रीड विद दी 134 के क्लॉज ए के साथ जो है कि पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि हमारा डील करता है एप्लीटेड जुरिडिक्शन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस से जो है कि रिलेट करता है। मीन जो है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, आपके जुडिशियल रिव्यू, मीन जो है कि आपके प्रीवियस जजमेंट में अगर मान लीजिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस को जो है कि रीओपन करके यहाँ पे एप्लीट्यूड जुरिडिक्शन में उसको देखा जा सकता है। तो देखिए आर्टिकल 131 क्या डील करता है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन से डील करता है।
32 डील करता है एप्लीट्यूड जुडिक्शन से, जो कि अपील्स होते हैं हाई कोर्ट में इन दी फॉलोइंग केसेस, कोई भी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट हो है, चाहे वो सिविल, क्रिमिनल या अदर प्रोसीडिंग में हो। तो 33 जो है कि डील करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि उन मैटर को जो है कि ऊपर ही ओपन कर सके, मीन जो है कि अपील्स फ्रॉम द रिगार्डिंग द सिविल मैटर्स। और 34A क्लॉज क्या डील करता है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम द अपील ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इस टाइम पे ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट रिगार्डिंग दिस टुगेदर रीड विद आर्टिकल 132, मीन जो कि ये वाला आर्टिकल रीड किया जाएगा तो एप्लीट्यूड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में उसको जो है कि दोबारा से देखा जा सकता है। तो आई होप जो है कि ये थोड़ा बेसिक चीज आपको समझ में आई होगी। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि ऑल केसेस रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी बॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स, तो ये जो है कि एप्लीकेट जुरिडिक्शन में लाया जा सकता है, जो कि कोई भी केस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है कि अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ द एनी जजमेंट कोई भी, तो ये हमारे 132 में है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। देन इसके अदर प्रोविजन है कि कोई भी अपील होंगी तो वो सिविल मैटर से होंगे, वेदर नॉट और कंटेनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, आर्टिकल 133 में। 134 में क्या कहता है कि कोई भी रिलेट करेगा क्रिमिनल मैटर से, तो जो कि 133 सिविल मैटर से, 134 क्रिमिनल मैटर से, 136 क्या है, स्पेशल लीव पिटीशन की बात है, स्पेशल लीव अपील की बात है सुप्रीम कोर्ट के आगे। देन क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, मीन जो है कि आप जजमेंट को थोड़ा रिव्यू कर लीजिए, तो ये जो है कि हमारे आर्टिकल 142 में, मीन जो है कि आर्टिकल 142 क्या बात करता है, अबाउट द कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस मीन जो है कि आप जो है कि क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हैं कि हाई कोर्ट या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो है कि आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कंप्लीट जस्टिस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हैं, जिसका यही मतलब है कि कॉन्सेप्ट ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन जो है कि इवॉल्व हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द केस कौन से, रूपा अशोक हुरा वर्सेस दी अशोक हुरा केस, जो कि 2002 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन टू बी अपील इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 142, जो कि बात करता है कंप्लीट जस्टिस की। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिव्यू इज ओन जजमेंट, यहाँ पे ओन जजमेंट को कौन सा रिव्यू कर सकता है, आर्टिकल 137। तो यहाँ पे जो है कि आर्टिकल 137 में जो कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म, ओवर रीच और जुडिशियल रिव्यू के, तो ये यहीं से हमारे आर्टिकल 137 से आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कोई जजमेंट को वो जो है कि अपने रिव्यू कर सकता है, जो कि आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रूल मेड है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस ऑर्डर मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है कि हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है कि जो भी कोई भी जजमेंट जो है कि सुप्रीम कोर्ट मेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू सच जजमेंट ऑर्डर। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा पावर पर किसी के पास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के कोई भी जजमेंट को रिव्यू किया जा सके, ना कि वो डिस्कस होंगे किसी भी पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं होंगे, और पार्लियामेंट जो है कि इसके लिए पावर नहीं है। तो ये हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो आर्टिकल मुझे बताइए तुरंत कि आर्टिकल कौन सा है जिसमें जो है कि पार्लियामेंट जो है कि डिस्कस नहीं कर सकता है। देन जो है कि देखें, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ये हमने अभी पढ़ा, आर्टिकल 137 एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट कि अपने जो है कि जजमेंट को खुद रिव्यू कर सके। देन सी जो है कि कह रहा है कि कैबिनेट हैज द पावर टू रिव्यू, तो ये जो है कि कैबिनेट के पास भी पावर नहीं है, जो कि परमिशन लेके चाहे कुछ लेके आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू नहीं कर सकते हैं, ना कि डिस्कस कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हैज डज नॉट हैव पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। देखिए, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो इसी में से एक आंसर बनना था, जो कि हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ से देख सकते हैं आर्टिकल 137। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग इट्स ओन जजमेंट। तो यहाँ पे देखिए, कैन बी इट कैन चेंज द जजमेंट, जो है कि जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो है कि अपने जजमेंट को चेंज कर सकता है। बाकी यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, चेंज कैन नॉट चेंज, तो इन्हीं दोनों में से आंसर होना था। तो यहाँ हमारा ये करेक्ट आंसर है, ये गलत हो जाएगा। ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन चेंज द जजमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मिनिस्ट्री लॉ कैन चेंज द जजमेंट, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे खाली हमारा चेंज द जजमेंट होगा, तो ये हमारा आंसर होगा, जो कि यहाँ पे 137 मेंशन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि प्रोविजन और लिमिट करता है किसी भी प्रोविजन में, इन ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट एक्ट एज द प्रोविजन लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर 142, जो कि हमारे कंप्लीट जस्टिस की बात कर रहा है कि उसको प्रोहिबिट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर देखिए है, जो कि क्या मीन कर रहा है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कोई भी डिसीजन मेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया while discharging his duties power cannot be challenge in the any court of law। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मीन जो कि अगर कंप्लीट जजमेंट है कि इलेक्शन कमीशन जो कि कोई भी डिसीजन ले रहा है, तो वो यहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जो कि हमारा गलत हो जाएगा। देन जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यस,
जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कि नॉट कंस्ट्रेंट जो है कि उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब यही है कि कोई लॉ अगर पार्लियामेंट बना रही है तो उसको रिव्यू करने की पूरी पावर है। जैसे देखिए एनजेएसी को जो है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सॉरी बाय द 4 जजेस केस, तो यहाँ पे बी हमारा आंसर हो जाएगा। देन थर्ड कह रहा है कि इन द इवेंट ऑफ द ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी और क्राइसिस है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द कंसोल फ्रॉम द कैबिनेट। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इमरजेंसी प्रेसिडेंट के पास पावर है डिक्लेयर करने की, बट वो कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एडवाइस करके ही करते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट, लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉ ऑन दी कंसरेंस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द यूनियन, तो ये भी जो है कि गलत है। यहाँ पे जो है कि हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल 142 कोई भी हमारे कंप्लीट जस्टिस के लिए, तो इसको आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर इस क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, यहाँ पूछ रहा है कि जुडिशियल रिव्यू हमारा जो है वो क्या इम्प्लाई करता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंटी ऑफ लॉज और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो यस, जुडिशियल रिव्यू का यही मतलब होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंटी हो गई, मीन्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी लॉ वैलिड है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, ये सब जो है कि जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इंटरप्रिटेट किए जाते हैं। हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अदर स्टेटमेंट जो है कि वो रॉन्ग है, क्योंकि ना कोई विजडम देखा जाता है एक्ट का, विजडम मतलब उसकी पारदर्शी में तो है कि उसकी सोच कहाँ तक जा रही है लॉ की, ये सब जो है कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता है। ये सब जो है कि अदर जुडिशियल फिलोसफीज के अंदर है, जो ओवर रीच या एक्टिविज्म का है, तो ये जो है कि गलत है। देन जो है कि अदर स्टेटमेंट भी जो है कि आपके लेजिस्लेटिव एनएक्टमेंट है जो भी असेंटेड है प्रेसिडेंट से, ये नहीं होता है। और बाकी जो है कि कोई भी ओन जजमेंट को अर्लियर जो है कि डिफरेंट केस में देख सके, तो ये सब जो है गलत है। हमारा जुडिशियल रिव्यू का सिंपल मीनिंग है कि इंटरप्रिटेट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को, और कोई भी लॉ अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव द्वारा जो है कि मीन्स जो है कि बनाए गए हैं उनको डिक्लेयर कर सके वाइड, जो कि हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट में हो, तो उसको जो है कि जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यही बात कर रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू जो है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या मीनिंग करते हैं। तो कैन डिक्लेयर इलीगल एनी स्टेट एनी लॉ ऑफ द स्टेट, जो है कि कोई भी जो है कि हमारे लॉ को डिक्लेयर इलीगल कर सकता है एनी स्टेट ऑफ द लॉ, बाकी प्रीवियस जजमेंट के हिसाब से अपने। देन जो है कि हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो अगेन दी, कौन सा जो है कि जुडिशियल रिव्यू इम्प्लिसिट कर रहा है, राइट टू कोर्ट टू, तो इसका भी है कि डिक्लेयर एनी लॉ और अदर इनवैलिड इफ इट इज इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, में जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उससे जो है कि जुडिशियल रिव्यू कर कहा जाता है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कंसीडर करने सर्टेन फॉलोइंग स्टेटमेंट और हमें बताना है कि करेक्ट क्या है। तो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म और फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। तो मैंने जो है कि प्रीवियस सेशन से और आज के सेशन में भी आपको बताया, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, ये एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, ना कि कोई जो है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन है कि बेसिक स्ट्रक्चर सच थिंग है, जैसे फेडरलिज्म सेकुलरिज्म सब डिफाइन है, तो ये सब कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। देन जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो ये जो है कि आपका करेक्ट है, जुडिशियल रिव्यू का जो है कि इसीलिए जो है कि प्रोविजन रखा गया है कि सिटीजन के सेफगार्ड और ये सब कर सके, तो हमारा जो है कि सेकंड करेक्ट होगा, फर्स्ट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, ओनली 2 इज द करेक्ट, जो कि आप ब्रीफली यहाँ से एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कि हमारा डॉक्ट्राइन जो है कि केशवानंद भारती के केस से स्टैब्लिश हुआ था, और जो कि आर्टिकल 13 जो कि हमारे मेनली जुडिशियल रिव्यू से डील करता है, कोई भी फंडामेंटल राइट या कुछ भी है लॉ इनकंसिस्टेंट जो है कि इनडेरोगेट होंगे किसी भी लॉ से, तो उसको जो है कि डिक्लेयर वॉइड किया जा सकता है बाय द जुडिशियल रिव्यू, जो कि सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स के पास पावर है। यहाँ पे जो है कि आप इनको सेक्शंस को पढ़ सकते हैं, कोई भी लॉ फोर्स हो रहा है इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट, जो है कि दे इनकंसिस्टेंट द प्रोविजन ऑफ द पार्ट दिस पार्ट शैल बी एक्सटेंट ऑफ द सच इन इनकंसिस्टेंट के साथ होगा, तो वो जो है कि वॉइड मीन जो है कि वो जो है कि लॉ जो है कि इनकॉन्स्टिट्यूशनल और जो है कि वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और कोई भी स्टेट मेक लॉ एनी विच टेक्स अवे, और जो है कि हमारे पार्ट 3 में जो भी कोई फंडामेंटल राइट इनको जो है कि वॉइड कर रहा है, तो वो भी वॉइड डिक्लेयर किए जाएंगे, जो है कि यहाँ पे सेकंड जो है कि करेक्ट है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एंजॉयड बाय, तो यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज दी हाई कोर्ट, दोनों ही जो है कि इस पावर को एंजॉय करते हैं। और ये जो है कि जो डॉक्ट्राइन है जुडिशियल रिव्यू का, कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, ये जो है कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्राइन जो है कि लिया गया है। और बाकी जो है कि आपको ये यूएसए याद रखे, तो यहाँ से क्या लिया गया है, आपका बिल ऑफ राइट्स, जो हमारे बिल ऑफ राइट्स जो है कि यहाँ के यूएसए के, जिससे हमारे फंडामेंटल राइट भी ड्राइव किए गए, तो ये सब चीजें आपको रिकॉल हो जानी चाहिए। और ये पहली बार प्रोनाउंस किसने किया था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द केस ऑफ द
मार्बरी वर्सेस द मेडिसन 1803 बाय द जॉन मार्शल देन चीफ जस्टिस ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। वहां के जॉन मार्शल अमेरिका के जो है कि चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने जो है कि ये जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट जो है कि प्रोनाउंस किया था। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे इंडिया में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों एंजॉय करते हैं, तो ये जो है कि आप ब्रीफली देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट विद द रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें बताना है कि यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू दी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड। तो ये जो है कि गलत स्टेटमेंट है। हाई कोर्ट के पास जुडिशियल पावर है जो कि लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है कि इनवैलिड बता सकती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देन सेकंड कह रहा है कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कैन नॉट बी क्वेश्चन इन दी एनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये भी आपका गलत है। हम जानते हैं कोई भी अमेंडमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है कि क्वेश्चन किया जा सकता है, तो यहाँ पे दोनों ही गलत स्टेटमेंट है, तो डी जो होगा आपका आंसर होगा नाइदर वन सॉरी, दोनों ही जो है कि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने कर्टेल किया था जुडिशियल रिव्यू ऑफ द हाई कोर्ट को। देन जो है कि ये 43rd अमेंडमेंट 1977 ने इसको रिस्टोर भी कर दिया था, तो याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बहुत सारी चीजें जो है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की थी और वापस जो है कि उसको रिस्टोर करने वाले 43 और 44 थे, तो ये सब चीजें हमें याद रखना है। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी मींस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इटसेल्फ बहुत बड़े जो है कि इसमें जो है कि चेंजेस लाए गए थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि सिस्टम ऑफ द जुडिशियल रिव्यू जो है कि प्रिविलेंट है कहाँ पे, बोथ इंडिया एंड द यूएसए, मीन जो है कि यूएसए से ओरिजिनेट हुआ और इंडिया में भी इसको जो है कि बहुत ही हाईली वाइडली स्कोप में जो है कि यूज किया जाता है, जो यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सेशन दिया है और रीजन दिया है कि स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू जो है कि लिमिटेड है इंडिया में, तो यस ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सर्टेन जो है कि प्रोविजंस में जुडिशियल रिव्यू जो है कि अप्लाई नहीं होता है। देन जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बैक ऑफ द बोरोइंग है, तो यस ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि क्यों कहा जाता है कि कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज को ड्राइव किया है और उनको रिस्ट्रक्चर करके जो है कि पूरा जो है कि बहुत ही लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, जो कि बैग ऑफ बोरोइंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किए हैं विद दी आवर नीड ऑफ दी मीन जो है कि नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें की गई हैं, तो यहाँ दोनों ही करेक्ट है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड है, तो यहाँ पे बी हमारा आंसर हो जाएगा, जिसको आप जो है कि यहाँ से ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको जो है कि चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एसेंस व्हाट डज दिस द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ मीन, ये जो कि देखेंगे आपने प्रीवियस सेशन देखे होंगे फंडामेंटल राइट्स के, तो यहाँ पे जो है कि मैंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है कि सब बहुत अच्छे से जो है कि आपको समझाया है। यहाँ मैं ब्रीफ आउट करता हूँ ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई भी लॉ मीन जो है कि कोई भी लॉ जो है कि लेजिस्लेचर या मीन लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट बना रही है, तो खाली लॉ की लीगैलिटी जो है कि वो नहीं देखी जाएगी, मीन जो है कि लॉ लीगल है कि नहीं, बट उसका जस्ट एंड फेयरनेस भी देखा जाएगा, मीन जो है कि वो कितना जो है कि सोसाइटी के लिए एस्पिरेशन एंड नीड ऑफ द सोसाइटी के लिए फेयरनेस है कि नहीं, ये सब चीजें भी मॉरली इन सबको भी चेक किया जाता है, तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ कहलाता है। बाकी जो है आपका ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या कहलाता है, जो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में फॉलो होता है, कि मीन जो है कि पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बना दे रही है तो वो जो है कि वैलिड है किसी भी तरीके से, तो जो है कि ये होता है आपका प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। पहले इंडिया में ये फॉलो किया जाता था, फिर लेटर ऑन जो है कि आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ भी इंक्लूड कर लिया गया कि जस्ट एंड फेयरनेस को देखने के लिए, तो ये जो है कि आप फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर से रेफर कर सकते हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा इसको। एंड बाकी जो है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, इसमें दो चीज फॉलो की जाती है, क्या, नेमो जुडेक्स इन नेमो जुडेक्स इन क्वासा क्वासा सुआ, और जो है कि पार्टरम ऑडी अल्टरम पार्टरम, जो कि यहाँ देखिए लिखा होगा, मीन जो कि प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस जो है कि क्या फॉलो करता है, नेमो जुडेक्स इन क्वासा सुआ, कि मीन यहाँ पे कोई भी इसका ये लैटिन मैक्सिमम है, इसको क्या बोलते हैं, लैटिन मैक्सिमम, जिसका मतलब क्या है कि नेमो जुडेक्स इन क्वासा सुआ का मतलब है कि नो वन शुड मेड बी जज इन हिज ओन केस, मीन जो है कि आप क्राइम करें और आप ही अपने आप को जजमेंट दे, तो ये जो है कि नहीं फॉलो होता है, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और दूसरा ऑडी अल्टरन पार्टरम, इसका मतलब क्या होता है कि सबको जो है कि सुनने का चांस दिया जाएगा, मीन जो है कि बिना सुने, मीन जो है कि आपने कोई क्राइम भी कर दिया तो आपको जो है कि अपने पक्ष में कहने के लिए कुछ चीजें हैं, उसको जो है कि सुनने के बाद ही आपको जो है कि कंडेम किया जाएगा, तो ये सब जो है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे
आपका जो है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो है कि चीजें जस्ट एंड फेयर हो। देखिए यहाँ पे फेयर एप्लीकेशन और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये जो है कि क्लोज क्लोज है इस आंसर के, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, तो ये आप याद रखिएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। यहाँ पे जस्ट एंड फेयर तो जो है कि इसका जो है कि एसेंस है, बट मोस्ट जो है कि करेक्ट आंसर है ये, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि फेयर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ भी तो हो सकता है, पर नहीं, यहाँ ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या है, आपका प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तो जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है किस पे, हमारा प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ पे, या जो है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हमारा किस पे बेस्ड है, यहाँ पे किसी पे बात की गई है, जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ पे। मीन जो है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रही है तो उससे जो है कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। बाकी ऑप्शन जो है कि आप जो है कि गलत आंसर है यहाँ पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हैविंग द जुडिशियल रिव्यू इज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 30, 32, 136, 137, 226 और 227 से जुडिशियल रिव्यू की पावर को ड्राइव करती है। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे देखिए मोर देन वन जो है कि करेक्ट है। कैसे, क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस हमारे में कहाँ कहाँ मीन्स रिव्यू की पावर, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे ड्यू प्रोसेस ऑफ द रूटीन लॉ, कन्वेंशन और प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। तो इन सबसे जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि हमारी जुडिशियल प्रोसेस और रिव्यू की बात की जाती है, तो यहाँ पे ई हमारा आंसर होगा, जिसका आप यहाँ से आंसर जो है कि ब्रीफली जो है कि देख सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, कैन बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट इफ इट मीन, जो है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जब भी वो कुछ वाइड कर रहे होंगे हमारे, जैसे हमारे पार्ट 3 हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, या किसी भी जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर को, मीन बेसिक स्ट्रक्चर को जो है कि वाइड कर रहे होंगे, मीन जो है कि उनसे जो है कि इंटरप्रिटेशन में जो है कि उनको जो है कि इन्फ्रिंज कर रहे होंगे, उनको जो है कि उल्लंघन कर रहे होंगे, तो उसको जो है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो वही इसका आंसर है कि रिमूव द राइट ऑफ द इक्वालिटी, जैसे कि पार्ट 3 है, तो ये जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया जाएगा जैसे, और ये सब चीजें तो जो है कि सब्जेक्ट टू वो है, तो जो है कि आप देख लेंगे। इसको एक बार ब्रीफली पॉज करके आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैं आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट ये है, कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब होगा, जब जो है कि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर और जो है कि कोई भी फंडामेंटल राइट इनको इन्फ्रिंज कर रहा होगा, तो वो जो है कि लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक फेडरल कोर्ट है, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सिविल कोर्ट है। तो यहाँ पे ये जो है कि चारों ही चीज है, तो हमारा मोर देन वन जो है कि आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और जो है कि अदर जो है कि प्रोविजंस में कोर्ट की तरह का जो है कि वर्क करता है। यहाँ पे फेडरल कोर्ट भी है, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट एंड गारंटर ऑफ दी जो है कि ह्यूमन राइट्स कह लीजिए, या गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, या फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, तो जो है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कह लीजिए। तो ये सब हमारा सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, जो कि यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो लास्ट अथॉरिटी कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू अपील फॉर एनी लॉ, और जो है कि फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कौन होते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तो यहाँ पे हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कस्टोडियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट हमारे कस्टोडियन होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और मेकर कौन होते हैं, मेकर बोलते तो मेकर पार्लियामेंट होते हैं। गारंट और जो है कि असेंट के लिए कह दे कुछ, जैसे मान लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कि सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है, तो प्रेसिडेंट के पास है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कि एडवाइस करते हैं। तो ऐसी चीजें आपको याद रखना है। यहाँ पे कस्टोडियन पूछा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है कस्टोडियन है, तो कस्टोडियन ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट होंगे। देन कस्टोडियन ऑफ द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया पे जो है कि हाईएस्ट जो है कि अथॉरिटी है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि ये सब हमारे सुप्रीम कोर्ट है। देन जो है गार्जियनशिप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया है, तो असर्शन क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है एक्सक्लूसिव, हम बार बार जो है कि क्वेश्चन में है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास है, तो असर्शन हो जाएगा गलत। देन रीजन आपको क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है कि करेक्ट है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ये फॉल्स, आर इज ट्रू, क्योंकि हम ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके देख सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट देखें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जो है कि कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे देखिए एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट दोनों के पास ही जो है कि होते हैं, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है आपके वृट्स की, जो वृट्स इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो है कि आर्टिकल 32 में होगा। और हाई कोर्ट बात करें तो हाई कोर्ट जो है कि आर्टिकल 226 में वृट को इशू करता है, जो कि हमारे सेफ गार्ड करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। और यहाँ पे तुरंत याद आ जाना चाहिए, हाई कोर्ट की वृट पावर जो है ग्रेटर देन है सुप्रीम कोर्ट की वृट पावर से, जो कि ये किसमें 226 में करता है और सुप्रीम कोर्ट 32 में करता है, जिसमें 5 तरह की वृट्स की बात है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, जो है कि आपका प्रोहिबिशन, देन सीरियो और क्वो वारंटो। क्वो वारंटो इसको जो है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आर्टिकल 32 वाला वीडियो जो है कि आप देख सकते हैं कहाँ से, पॉलिटी मेड सिंप्लीफाइड सीरीज में, जहाँ की बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने केस लॉस के साथ इनको डिस्कस किया हुआ है। बाकी जो है कि फंडामेंटल राइट चैप्टर में तो इनको ब्रीफली मैंने बताया ही हुआ है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि पावर टू एनलार्ज द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जो है कि सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर किसके पास होती है, तो ये पार्लियामेंट के पास होती है, कि वो जो है कि जुरिडिक्शन को बढ़ा सकते हैं, जो कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखा था, जो कि हमारे आर्टिकल 138 के सेक्शन 1 में ये मेंशन है कि पार्लियामेंट जो है कि कोई भी लॉ से पावर को इंक्रीज कर सकता है। देन जो है कि बाय हुम जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी एनलार्ज, तो सेम क्वेश्चन, पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन जो है कि हु हैज द राइट टू स्पीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ, तो प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 143 किसी भी लॉ से जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके जज और चीफ जस्टिस से अपना ओपिनियन मैटर ले सकते हैं किसी भी लॉ के लिए, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, अंडर विच कॉज जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि रेफर करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो है कि हमारा आर्टिकल 143 के सब क्लॉज 1 में जो है कि सब क्लॉज 1 में जो है कि ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट जो है कि ऑब्टेन करेंगे ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी जो है कि मैटर है या ट्रांसफर से रिलेटेड मैटर है किसी भी जज का, तो जो है कि वो हमारे चीफ जस्टिस से या जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से जो है कि ओपिनियन लेंगे, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे आर्टिकल 143 में ये मेंशन है। देन जो है कि 85 क्वेश्चन जो है कि क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सर्टेन स्टेटमेंट दी है और हमें बताना है कि क्या करेक्ट है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये बाइंडिंग नहीं होता है, आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट रेफर कर सकते हैं, वो जो है कि एडवाइजरी जुडिक्शन है, एडवाइजरी जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो चाहे तो अपना ओपिनियन दे सकते हैं और नहीं दे सकते हैं, और ये जो ओपिनियन देंगे वो प्रेसिडेंट पे बाइंड भी नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। देन जो है सेकंड कह रहा है कि फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड अंडर द पावर ऑफ द एडवाइजरी। तो यहाँ पे जो है कि कह रहा है फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी, तो ये जो है कि जरूरी नहीं है कि फुल बेंच जो है कि इसको हियर करे, तो जो है कि यहाँ पे जो है कि फुल बेंच जो है कि सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी जुडिक्शन। तो यहाँ पे फुल बेंच हो सकते हैं जैसे 3 5 7, तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि ओपिनियन जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी देता है ऑन द रेफरेंस ऑफ द एडवाइजरी डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि वो जो है कि बाइंडिंग नहीं है, तो ये करेक्ट है, मींस पहला रॉन्ग, ये सेकंड और थर्ड करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। देन फोर्थ कह रहा है कि नॉट मोर देन वन रेफरेंस एट ए टाइम कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस पावर ऑफ द एडवाइजरी जुडिक्शन। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक या एक से ज्यादा जो है कि ओपिनियन को जो है कि रिटर्न फॉर्म में जो है आस्क किया जा सकता है, तो ये गलत है। यहाँ पे सेकंड थर्ड करेक्ट होगा, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है मूव आउट करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आपके, एडवाइजरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इम्प्लाई दैट इट में, यहाँ पे जो है कि कह रहा है कि एडवाइजरी डिसीजन पावर जो है कि सुप्रीम कोर्ट की रिलाई करती है कहाँ पे, एडवाइज टू द प्रेसिडेंट ऑन द इशू ऑफ द लॉ और फैक्ट वेयर पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस पे जो है कि इसको लिया जाता है, तो जो है कि ये बात आप याद रखेंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर ब्रीफली देख लिया है। बाकी जो है कि कोई भी एडवाइस है कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पे, तो ये सब जो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के लीगल मैटर पे या जो है कि किसी भी अवर पर्सन पे तो नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है कि आर्टिकल 143 में अपने ओपिनियन को आस्क कर सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लॉ इफेक्ट, तो जो है कि ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस, तो मीन जो है कि वो एडवाइस को सीख करेंगे तभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देगी, और जो है कि वो उनके जो एडवाइजरी पावर पे डिपेंड करता है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कि एडवाइस करती है ऑन द लॉ और फैक्ट, यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी है और हमें बताना है कि करेक्ट क्या है। तो जो है कि वो खुद इनिशिएट कर सकती है कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, तो नहीं, इसको जो है कि गलत है, ये हमारे 143 में नहीं है। अगर ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो उसको क्या कहते हैं, सुओ मोटो एक्शन कहते हैं, सुओ मोटो एक्शन, जो कि हमारा एक
जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, मीन जो है कि जिसको हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, जिसमें जो है कि जुडिशरी खुद जो है कि किसी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सुओ मोटो एक्शन लेके जो है करती है। तो ये जो है कि गलत है, ये हमारे जो है कि टेंडर एडवाइस में नहीं आता है। देन जो है कि सेकंड, इफ ही सीक्स सच एडवाइस, हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा, तो प्रेसिडेंट जो है कि कोई एडवाइस ले रहे हैं तब जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि इससे बाइंड है। देन थर्ड कह रहा है कि ओनली मैटर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, तो नहीं, ये भी गलत है, किसी भी मैटर लॉ पे आस्क किया जा सकता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, ओनली टू, जो कि कोई एडवाइस लेंगे तब। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ कह रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट सीक ओपिनियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इलेक्शन कमीशन डिसीजन, मीन जो है कि कोई भी, जैसे ये क्वेश्चन जो है कि बहुत पुराना है, बट ये देखिए अंडर आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट ने जो है कि गुजरात असेंबली इलेक्शन हुए थे, उन पे ओपिनियन मांगा था, तो इसके अंडर दिया जाता है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन यहाँ कह रहा है कि आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया परफॉर्म ड्यूटीज, जो है कि ओथ ली जाती है। तो ये जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस ओथ को जो है कि लेते हैं, जो कि हमारे थर्ड शेड्यूल किसकी बात करता है, ओथ एंड एफर्मेशन की बात करता है, ओथ एंड एफर्मेशन की बात करते हैं। तो इसमें जो है कि हमारे जो है कि यूनियन स्टेट मिनिस्टर हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस हो गए, वो जो है कि ओथ एंड एफर्मेशन लेते हैं, है ना। तो और यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो है कि वो स्वेर करते हैं, स्वेर एलिगेंस जो है कि किसी भी गॉड के नेम में कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कि अपना जो है कि वो मान के जो है साक्षी मान के जो है कि इस ओथ को जो है कि कंफर्म करते हैं, क्योंकि ये बात पीवाईक्यू ऑफ यूपीएससी है, जिसने पूछ लिया था कि क्या गॉड के नेम पे एलिगेंस ले सकते हैं, तो यस, गॉड के नाम पे भी ले सकते हैं एलिगेंस, तो जो है कि आप याद रखिएगा ये। देन जो है नेक्स्ट करें, तो हु हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया, तो ये जो है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में के पास पावर है कि वो कोई भी ट्रांसफर कर सकती है केस को, कि जो है कि रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में या जो है कि कोई भी सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, तो वहां की आप इसके जो है कि जल्दी से जल्दी इस पे जो है कि अपना ओपिनियन मैटर और इसको रिजॉल्व करें। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए आर्टिकल जो है कि 139 के क्लॉज ए में जो है कि बात है, इसको आप ब्रीफली पढ़ लेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। देन यहाँ पे हमें केस और सब्जेक्ट है जिसको हमें मैचिंग करनी है, तो इसको आप जो है कि एक बार अटेम्प्ट करिए खुद से, जो है कि आप जो है कि आप अटेम्प्ट करके आंसर जो है कि बताने की कोशिश करें मुझे, मैं इसको जो है कि डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में जो है कि क्या है, प्रोसीजर फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, मीन जो है कि ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में जो है कि प्रोसीजर फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन बताया गया था, जो कि हमारे कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 22 में प्रिवेंशन और मीन जो है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन पे जो सर्टेन लॉज है, हमारे फंडामेंटल राइट प्रोवाइड है, उसमें इस प्रोसीजर को बताया गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है, मीन जो है कि आपको किसी भी क्राइम से, मीन जो है कि गवर्नमेंट को या किसी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, लॉ इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है कि लॉ प्रोटेक्टर है, उनको जो है कि आप पे ए पर्सन पे डाउट हुआ कि ये जो है कि लॉ को वायलेट कर सकता है या जो इंस्टेबिलिटी ला सकता है, और वो जो है कि समाज में जो है कि सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी और जो है कि अराजकता फैला सकता है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो है उसको जो है कि डिटेन कर लिया जाता है कि वो जो है कि क्राइम और इंस्टेबिलिटी से बचाया जा सके। तो ये जो है कि ए.पी. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में आया था। देन रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री स्पीच लगाया गया, कि मींस आपके पास आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसमें रेस्ट्रिक्शन है कि आप जो है कि सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट के या जो है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे, इन सब पे जो है कि आपके जो है कि रेस्ट्रिक्शंस है, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस के साथ होते हैं, जो कि 19 के आर्टिकल सेक्शन 2 में, आर्टिकल 19 के सेक्शन 1 में जो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है कि हमें कुछ सर्टेन फ्रीडम प्रोवाइड है, और वो आर्टिकल 19 के सेक्शन 2 में जो है कि रेस्ट्रिक्ट किया गया है, तो ये है। देन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट के पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है कि हमने, आप जो है कि केस लॉ वाला वीडियो देखेंगे तो वहां पे जो है कि बहुत सारी चीजें, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पार्लियामेंट में आर्टिकल 13 जो 13 है उसमें जुडिशियल रिव्यू के परवी से बहुत सारी चीजें हटाई थी, और अमेंडमेंट को जो है कि बताया था कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है, जो कि हमारा लैंड रिफॉर्म्स वाली चीज जो हो रही थी, लैंड रिफॉर्म्स, तो उसमें जो है कि ये है, शंकर प्रसाद की बहुत सारी जमीनें गई थी, तो उन्होंने जो है कि अपने पटना हाई कोर्ट में कहा था जाके कि ये मेरे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि यही कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू से हटा दिया, कि जो है कि कोई भी अमेंड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट, तो जुडिशियल रिव्यू के आउट परव्यू है। देन चंपाकम दोराई रंजन केस, तो इक्वालिटी इन एडमिशन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो है कि हमारे जो है कि आर्टिकल 15 में जो सर्टेन जो है कि हमारे राइट टू डिस्क्रिमिनेशन है, कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है कि इक्वालिटी हो सबको, तो वहाँ सर्टेन प्रोविजन है, तो ये हमारे चंपन तो राई रंजन केस से आया था। आई होप ये चारों केस लो आपको थोड़े जो है कि रिवाइज हो गए होंगे।
देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम पे, यहाँ पे सर्टेन जो है कि हमारे केस लॉ है, बताने कौन कौन से रिलेट करते हैं जमींदारी से। तो यहाँ पे चारों ही केस जो है कि हमारे जमींदारी केस से रिलेट करते हैं, जो कि लैंड रिफॉर्म के वक्त पे थे। तो यहाँ पे ये चारों हैं, तो आप इसको ब्रीफली एक बार जो है कि थोड़ा याद कर लीजिएगा। देन जो है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इंदिरा स्वामी जजमेंट से आपको सबसे पहले यही चीज याद रखिए, ये ओबीसी रिजर्वेशन से बात करता है। तो रिगार्डिंग द इशू ऑफ द ओबीसी रिजर्वेशन, तो यहाँ पे ये है हमारा इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 1992 का केस है, जिसमें जो है कि हेल्ड किया गया था कि कोई भी रिजर्वेशन जो है 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मीन जो है कि 50% कैप लिमिट लगाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है किससे हुआ था, इंदिरा स्वामी जजमेंट केस से हुआ था। देन नेक्स्ट देखिए, तो अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर द माइग्रेंट ट्राइब्यूनल 93 एक्ट जो है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये जो है कि 2002 का क्वेश्चन है, दैट टाइम पे यहाँ पे आर्टिकल 355 को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है डिक्लेयर किया था, जो कि क्या कहता है, ये जो है कि आप यहाँ से ब्रीफली जो है कि पॉज करके पढ़ लेंगे। जो भी इलीगल माइग्रेंट है जैसे हमारे इंडिया में, तो यहाँ जानते हैं चिकन नेक है जो हमारा चिकन नेक, और यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में जो है कि यहाँ पे जानते हैं चिकन नेक, और यहीं पे बांग्लादेश है। तो बहुत सारे माइग्रेंट्स यहाँ पे जो है कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और जो है कि यहाँ आते हैं, तो उसको जो है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। देन जो है कि ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है कि तो ये जो है कि टीडीएस जजमेंट क्या है, ये टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लेटेड ट्राइब्यूनल है। तो यहाँ पे जो है कि किसने दिया था ये ट्राई जो है कि हमारी टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ द इंडिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये जो है कि जजमेंट चैलेंज किया गया था। तो आप इसको ब्रीफली एक बार पॉज कर सकते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन जो है कि बहुत रिपीट होने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुराना क्वेश्चन है। देन जो है कि नेक्स्ट, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। तो यहाँ पे जो कि देखेंगे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए चीफ जस्टिस कौन थे, तो यहाँ कमल नारायण सिंह थे। जैसे कि अभी मैंने आपको जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जो बीवी नागरत्न जी आने वाली है फर्स्ट वुमेन सीजीआई, वो थर्ड शॉर्टेस्ट रहेंगी, जो कि 36 डेज के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं बाकी जो है कि शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के जो है कि जो चीफ जस्टिस नाम दिए हुए हैं। देखिए जैसे ये जो है कि सेकंड शॉर्टेस्ट थे, ये जो कि 27/4 से जो है कि 2014 से लेके 9 तक आए थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स के लिए थे। तो जो कि कमलनाथ जी देखिए 15/11 से 12/12 तक, तो मीन जो है कि इधर जो है कि आपके नवंबर मंथ में 6 डेज, और यहाँ पे 12, तो 18 डेज के लिए थे। बाकी सेकंड नंबर पे आपके कौन है, सेकंड नंबर पे है एस बाबू राजन जी, जो कि सेकंड नंबर पे है, हाँ एस बाबू राजन जी है, जो अप्रोक्सीमेटली 26 डेज के लिए। देन 36 डेज के लिए आपके जो है कि बीवी रत्ना जी हैं, फिर जो है कि ये गोपाल वल्लभ पटनायक जी हैं, और ये है। तो ऐसे जो है कि आप थोड़ा याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में जो है कि वो बनने वाली है 36 डेज के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन आस्क होने के हाई चांसेस है। तो इसको आप ब्रीफली आई थिंक होल्ड करेंगे, और इसको थोड़ा जो है कि कैलकुलेट कर लीजिएगा, डेज मैंने सही से कैलकुलेट करके आपको बताया कि नहीं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि करेक्ट सीक्वेंस लगाना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पे देखिए हमें जो है कि चीफ जस्टिस के नाम दिए गए हैं, और हमें बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे जो है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, है ना। तो इनके जो है कि आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जो है कि एक A4 साइज शीट पे इनके नाम जो है कि आप बना लीजिएगा। तो इस लिस्ट में एक और चीज अब ऐड करनी है आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चीफ लिस्ट। नहीं तो किसी भी बुक में जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, वहां पे टेबल प्रोवाइडेड रहते हैं, तो वहां से आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, तो आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी। तो ये जो है कि आपका एक हैशटैग होमवर्क है, और इसको जो है कि रेक्टिफिकेशन मेथड से याद किया जा सकता है। तो इनको जो है कि अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और खासी खास जैसे स्टेट पीएससी के लिए है, तो जैसे यूपी पीएससी हो गया, या जो है कि आप बीपीएससी दे रहे हैं, या कोई और भी पीएससी दे रहे हैं, जैसे एमपी पीएससी हो गया, या आरएस का एग्जाम हो गया, तो आपके चीफ मिनिस्टर की लिस्ट भी आपको जो है कि तैयार रहनी चाहिए, और गवर्नर की लिस्ट भी। ये सब चीजें हम जो है कि क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो फेचिंग मार्क्स है कि 2 मार्क्स हम इजिली फेच कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि व्हाट इज द ट्रू अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी, जो कि है फादर ऑफ अपने डीवाई चंद्रचूड़ जी के फादर है, जो कि ये जो है कि अब तक के हाईएस्ट जो है कि सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये सेकंड लॉन्गेस्ट टर्म पे कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ जी। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि ही वॉज द 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि क्या ये 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये जो है कि आपका जो है कि सॉरी फॉर दिस पॉज, हाँ तो ये जो है कि 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि टर्म मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये 16 है कि नहीं, क्योंकि ये 1970 अप्रोक्स 1 में जो है कि चीफ जस्टिस बने थे। तो जो है कि आपको ये देखिए देखना है। देन जो है कि देखते हैं स्टिल डेट ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि ही वाज अपॉइंटेड बाय द नीलम
संजीवा रेड्डी थे, ये हमारे प्रेसिडेंट थे, नीलम संजीवा रेड्डी, जो हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट बताई जा रही हैं। इसको आप देख सकते हैं, ये 22 फरवरी 1978 से 1985 तक जो है कि 16वें अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो कि इतने लॉन्गेस्ट टर्म के लिए सर्व किए गए हैं। देन जो है 100 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट हेल्ड बाय द एएस आनंद इन द लेट 1990s। तो ये जो है कि कौन थे एएस आनंद जी, ये जो है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्योंकि चैप्टर भी यही है, तो आपको ये नाम याद रखना है कौन थे। आदर्श सेन आनंद वॉज दी 29 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सर्व कर रहे हैं 10 अक्टूबर 19 से यहाँ तक के लिए इन्होंने सर्व किया था। देन जो है नेक्स्ट देखिए तो फातिमा बीवी जो है कि हु वाज रिसेंटली पासेस अवे, जो कि फातिमा बीवी, ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है। तो फातिमा बीवी कौन थी, ये वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थी, यहाँ पे वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। तो आपको ये नाम बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप थोड़ा गूगल करके इनके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे गूगल करेंगे और मुझे बताएंगे इनके एक दो इंपॉर्टेंट जजमेंट। कमेंट सेक्शन में आप बताइए इनके एक दो इंपॉर्टेंट जजमेंट। देन जो है नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे अपॉइंटेड है फोर्थ फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो फोर्थ फीमेल जज कौन थी, यहाँ पे जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी, जो है कि फोर्थ चीफ जस्टिस थी। यहाँ पे देखिए नाम पढ़ सकते हैं, जो कि फातिमा बीवी हो गई, या सुतजा मनोहर हो गई, रुकमना पाल हो गई, ये जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। और जो है कि फिफ्थ फीमेल कौन थी, रजना प्रकाश हो गई। अब जो है कि पहली सीजीआई भी आने वाली है हमारे पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये नाम आप याद रखेंगे। देन जो है देखा जाए हु वाज द फॉलोइंग रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट, जो कि कोई भी हाई कोर्ट जज नहीं बने हैं। तो यहाँ पे देखिए टीवाई चंद्रचूड़, एएम खानविलकर, तो ये लोग जो है कि पहले थे। यहाँ पे जो है कि नाम है एल नागेश्वरा राव, ये जो है कि 10 ईयर एडवोकेट को क्वालिफिकेशन करके जो है कि बने होंगे। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि 7th एलिवेटेड डायरेक्टली फ्रॉम दी बार टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की जो है कि जजेस की बार काउंसिल होती है, वहां से डायरेक्ट इनको जो है कि बनाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि 104 क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ द मध्य प्रदेश जो है कि नॉट सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे जस्टिस एसके झा जी है, जिनके बारे में जो है कि यहाँ बात हो रही है। देन जो है ये आप सोच रहे हैं कि नाम वाले क्वेश्चन में देखिए मैं ज्यादा एफर्ट इसलिए नहीं डलवाता हूँ, क्योंकि नाम बहुत ज्यादा रिटेन करना थोड़ा एक मेमोरी को जो है कि बर्डन देना होता है। तो हम एज सच ही इन्फॉर्मेशन याद रखें। ऐसे वाले क्वेश्चन जो है कि अगर पूछता है पेपर में, किसी भी पीसीएस में पूछ रहा है, किसी पेपर में पूछ रहा है, खासकर वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, तो जो रिसेंटली न्यूज में है, मीन जो है कि रिसेंटली न्यूज में है, जैसे अभी दिल्ली के एक हमारे जो है कि जज के ऊपर जो है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस हुआ था, तो उनके बारे में हमें थोड़ा जो है कि जानने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा। अब जैसे ये सब जो है कि नाम जो है कि आप याद करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए इतना फ्रूटफुल है नहीं, क्योंकि देखिए 2020 में कोई कॉन्टेक्स्ट हुआ होगा जस्टिस एस के झा से रिलेटेड, तो वो जो है कि क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा माइंडसेट से हमें जो है कि अपने स्मार्टली स्टडी करना होता है कि जो भी जज हमारे न्यूज में है तो उनसे रिलेटेड हमें जो की चीजें पता रहनी चाहिए, तो वो आप जो है कि करेंगे। तो यहाँ पे एक ये छोटा सा जो है कि हैशटैग सजेशन है, तो इसीलिए जो है कि मैं इनको थोड़ा फास्ट मोड पे कर देता हूँ। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है कि नॉट वर्क एज द राजस्थान हाई कोर्ट, तो यहाँ पे आरसी रठौड़ी जी है, जिन्होंने जी काम नहीं किया है। देन जो है नेक्स्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, तो यहाँ पे जो है कि देखिए प्रफुल्ल चंद्रा नटवर लाल भगवती जी, जो कि पीएन भगवती जी एक्सेप्टेड अ केस जो है कि कपिला हिनगोरनी हैज फाइल्ड अ पिटीशन व्हिच इज नोन एज द हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, जो कि हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस से जो है कि इस केस को जो है कि 1979 में फर्स्ट टाइम जो है कि पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन जो है कि एक्सेप्ट हुआ। अब पीआईएल क्या होता है, कोई भी जो है कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक में कोई एक जो है कि पीआईएल फाइल की जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है। तो किससे आया था ये याद रखेंगे, कौन सा केस है ये, हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में 1979 का पहली बार जो है कि अपीयर होता। और यहाँ पे दिस टाइम जो है कि आपके वाई चंद्रचूड़ जो है कि वेयर एज पीएन भागवती बिकेम दी 17 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखेंगे। ये सब चीजें जो है कि हम जो है कि पीसीएस एग्जामिनेशन में कहीं अपने एग्जाम्पल में मेंस में भी यूज कर सकते हैं। बाकी जो है कि प्रीलिम्स फैक्चुअल नॉलेज में कभी कभी पूछा जा सकता है। देन जो है यहाँ पीआईएल की बात है, तो पीआईएल जो है कि इंट्रोड्यूस हुआ था जुडिशियल इनिशिएटिव से, जो कि हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा। और ये क्या है, कोई भी जो है कि एग्रीज करता है, जो कि हमारे इनसाइड है आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 क्या होता है, जो है कि जस्टिस है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो है कि सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि वी आर कृष्णा अय्यर इज कंसिडर्ड एज द प्रोग्रेटर ऑफ द
PIL इन द जुडिशियल सिस्टम। तो यस, इन्होंने बहुत सारे PIL फाइल किए हुए हैं, तो ये जो है कि सेकंड करेक्ट है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे, तो ये आप याद रखेंगे, जो कि एलिवेटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बट नॉट सर्व एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट है PIL की फुल फॉर्म पूछी गई है डायरेक्ट। तो जो है कि PIL क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन है। और ये पूछ रहा है कि कहाँ से जो है कि वेयर कैन बी PIL कैन बी फाइल्ड। तो PIL कहाँ पे फाइल की जाती है, बोथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पे पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन को फाइल किया जा सकता है। देन जो है असर्शन और रीजन जो है कि दिया हुआ है और हमें बताना है कि क्या करेक्ट है नहीं। तो पहला असर्शन कह रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन जो है कि परमिट करता है पब्लिक माइंडेड सिटीजन टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यस, ये जो है कि करेक्ट है। द रीजन कह रहा है कि पब्लिक माइंडेड सीक दी पर जस्टिस फॉर पर्सन हु इज अनयूजुअल टू रीच द कोर्ट ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे जो है कि दोनों ही हमारे स्टेटमेंट जो है दोनों ही करेक्ट है। और ये आर जो है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि मीन जो है कि पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन जो है, कोई भी पब्लिक माइंडेड पीपल मीन जैसे आप मैं कोई भी हो गए, हमें जो है कि लार्जर इंटरेस्ट पे कुछ जो है कि गलत लग रहा है तो हम PIL डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस पे जो है कि संज्ञान लिया जाए। और पब्लिक माइंडेड पीपल जो है कि जस्टिस सीख कर सकते हैं यूजुअल टू रीच द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी रीजन। कोई भी रीजन हो जाए, पर वो इनवैलिड नहीं निकलना चाहिए। अगर वो रीजन इनवैलिड निकल गया तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट आप पे पेनल्टी लगा देगा। मीन जो है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जो है कि कीमती टाइम जाया किया है, तो उस पर जो है कि आप पे पेनल्टी और आप पे एक्शन लिया जा सकता है। तो इसलिए PIL बहुत सोच समझ के लोग बहुत सोच समझ के जो है कि सबमिट करनी चाहिए। तो जो है कि यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ब्रीफली थोड़ा लेमेस्ट लैंग्वेज में बता दिया। देन नेक्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ द PIL जो है कॉन्सेप्ट ऑफ द PIL ओरिजिनेट हुआ है कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में। तो ये जो है कि पहली बार यूनाइटेड स्टेट में हमने ऊपर जो है कि पढ़ा था इसको। देन जो है इन विच कंट्री जो है कि PIL जो ओरिजिनेट हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, ये जो है कि पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन से आया है। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है कि मैंने बताया क्या होता है, ये हमारा जुडिशियल जो है कि फिलोसफी है, जहाँ पे जुडिशरी एक्टिव होके खुद वो मोटो एक्शन लेती है किसी लार्जर इंटरेस्ट पे। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है आपका हु सेड द जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम द जुडिशियल एडवेंचरिज्म। तो इसका मतलब क्या है, देखिए एक्टिविज्म का मतलब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि एक्शन तो ले रही है, पर वो एडवेंचर मींस एडवेंचरिज्म का मतलब हो गया एडवेंचर नहीं करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी जो है कि एक्शन दिखे तो वो जो है कि बार बार गवर्नमेंट को इन्फ्रिंज ही कर रही है कि आप जो है कि पार्लियामेंट में जो है कि इन्फ्रिंज कर रही है लॉ मेकिंग प्रोसेस में कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो है कि सर्टेन ये इसमें भी जो है कि सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है, जैसे जो है कि जुडिशियल रिव्यू हो गया। देन जो है कि ये रीच करता है जुडिशियल एक्टिविज्म पे। तो यहाँ पे एक सर्टेन बैरियर है जो जुडिशियल ओवररीच का कॉन्सेप्ट है, ओवररीच का कॉन्सेप्ट। तो उसको जो है कि यहाँ ओवररीच पे जो है कि रिस्ट्रेन किया जाता है। यहाँ पे जो है कि जुडिशियल रिस्ट्रेटमेंट आती है कि एक्टिविज्म तो ओके है, पर जो है कि ओवररीच भी ना करे किसी चीज को। तो ये जो है कि एडवेंचरिज्म, ये किसने कहा था, AS आनंद जी ने जो है कि इसको प्रोनाउंस किया था। तो आई होप जो है कि ये टर्म थोड़े आपको क्लियर हो गए होंगे। देन जो है नेक्स्ट देखिए तो स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी वाज ग्लोरिफाइड बाय द जजमेंट ऑफ द कोर्ट इन 2003। तो यहाँ पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको जो है कि प्रोनाउंस किया था, जिसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन जो है कि द केस ऑफ द विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क प्लेस, जो है कि पॉस एक्ट। और ये बहुत जानते हैं बहुत यूजफुल एंड बहुत एम्पावरिंग एक्ट है, क्योंकि बहुत सारे जो है कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन जो है कि वुमेन्स एट द वर्क प्लेस होते थे। तो इससे जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो ये याद रखिएगा किससे है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ जो है कि राजस्थान में, जो कि पॉस एक्ट है। इसकी जो है कि हर डिपार्टमेंट में इसकी अलग से ट्रेनिंग भी होती है। देन जो है देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई पासिंग ट्रिपल तलाक लॉ रिसेंटली पार्लियामेंट जो है कि एनक्रोज द ईयर रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये जो है कि 2017 में जो है कि पास किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, जो भी ये भी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फॉलोइंग जो है कि फॉलोइंग केसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द CBI इज ए केस्ड पैरेट। तो ये किसने कहा था, ये जो कि केस्ड पैरेट का मतलब होता है मीन जो है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे CBI हो गई, ED हो गई, तो वो जो है कि बहुत ही ज्यादा जो है कि ओरिएंटेड होकर सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो है कि, क्योंकि ये वॉचडॉग्स है। वॉचडॉग का मतलब होता है कि ये बहुत ही इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, किसी भी जो है कि हाईएस्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, तो इनको जो है कि बहुत इंडिपेंडेंट हो चाहिए। तो यहाँ पे केस्ड पैरेट जो है कि बहुत सारे एडिटोरियल में जो है कि इस वक्त जो है कि इस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पर अभी भी जो है कि न्यूज में रहता है। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है कि मीन्स लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कि बहुत ज्यादा जो है कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन के प्रोसेस पे जो है कि बात कर रहे हैं
कि यहाँ पे जो है कि वोटर लिस्ट के बारे में कि ये जो है कि थोड़ी जो है कि मैनिपुलेटेड है, तो वो जो है कि नहीं सुन रहे, तो ये केस्ड पैरेंट इनके लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ये चीज जो है कि हमारी कोलगेट स्कैम के लिए जो है कि यूज की गई थी, कोलगेट स्कैम के लिए। तो ये मैंने थोड़ा आपको जो है कि ब्रीफ करने के टर्म को ब्रीफ करने के लिए बताया कि केस पैरेट किस लिए यूज होता है। केस पैरेट हो गया या तो पपेट हो गया, पपेट ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो ये सब जो है कि आपके जो है कि इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए किए जाते हैं जब यूनियन गवर्नमेंट की तरफ वो ज्यादा ओरिएंटेड होकर जो है कि मेजोरिटी पावर रूल से करते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे, आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है कि होमोसेक्सुअलिटी इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सेक्शन 377 को आईपीसी में, जिसमें जो है कि होमोसेक्सुअलिटी को जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था कि मीन जो है कि ये वैलिड है। तो यहाँ पे याद रखेंगे। बाकी इसका बहुत सारे लंबा केस है, ये जो है कि नवजोत सिंह जौहर केस हो गया। देन सुप्रिया केस में जो है कि होमोसेक्सुअलिटी को जो है कि हाउस होल्ड कहा गया। हाउस होल्ड का मतलब होता है इनकी मैरिज को जो है कि असाइन नहीं किया गया। मीन मैरिज जो है वो जो है कि मेल फीमेल कपल के लिए होती है, जो कि सोसाइटी का एक सेगमेंट वैल्यू है। यहाँ पे इनको जो है कि फैमिली के रूप में, मीन जो है कि कोई भी होमोसेक्सुअल कपल्स हैं तो उनको जो है कि फैमिली के रूप में जो है कि फैमिली एज ए फैमिली जो है कि रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। अगर वो जो है कि साथ में रह भी रहे हैं तो उनको हाउस होल्ड कहा जाएगा, उन कपल्स को हाउस होल्ड कहा जाएगा। तो ये जो है कि यहाँ है, और इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि हम कभी अदर सेशंस में जो है कि इसको पढ़ लेंगे। देन जो है यहाँ पे 377 ऑफ आईपीसी है, ये याद रखेंगे आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन हमारे डिस्कशन का, कि अंडर विच लॉ प्रिस्क्राइब दैट ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बी इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो है कि हमारे आर्टिकल 348 में लिखा गया है, जो कि हमारी बात करता है कहाँ से, 347 343 से, जो कि हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात है आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमारे आर्टिकल 348 का सेक्शन 1 का सब क्लॉज ए क्या कहता है कि रिलेटेड टू दी लैंग्वेज यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द एनी एक्ट बिल, इट सेज दैट ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट और एवरी हाई कोर्ट शुड बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। पर यहाँ पे जो है कि आप प्रोविजन याद रखिएगा, सर्टेन कंडीशन इंग्लिश लैंग्वेज में तो है, पर यहाँ पे कोई भी अगर जैसे कोई एडवोकेट हो गए, वो आप जब डिबेट करते हैं या जो है कि अपने केस को लड़ रहे होते हैं जज से, तो लैंग्वेज ऑफ ट्रांसमिशन जो है, लैंग्वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिबेट जो है कि मीन जो है कि जो लैंग्वेज यूज की जाएगी, अगर सुप्रीम कोर्ट जज जो है कि इंग्लिश में करना चाहते हैं, बट जो है कि सामने जो है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज नहीं करते, देयर साइड प्रोवाइडेड अ ट्रांसलेटर, और उनकी स्क्रिप्ट को भी ट्रांसलेट करने का प्रोविजन है। तो ये जो है कि प्रोविजंस अदर आर्टिकल्स में दिए गए हैं इसी के सेक्शंस में। तो ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज मस्ट, कि कोई भी जजमेंट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, पर जो है कि सर्टेन प्रोविजन है कि वो अदर लैंग्वेज में होगा, तो वहाँ पे सर्टेन ट्रांसमिशन लैंग्वेज या उस स्टेट की लैंग्वेज में प्रोवाइडेड करने के प्रोविजन है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन जो है कि एंड हुआ, और इसी के साथ हमने अपने सुप्रीम कोर्ट तक के पार्ट को, मीन्स हम देखें तो हमारे पार्लियामेंट के जो है कि चैप्टर पार्ट 5 तक हमने जो है कि अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे उनको कवर कर लिया है, और यहाँ तक हमारा जो है कि ये पार्ट खत्म हो गया है। अब बस बचे हैं हमारे ये कुछ पार्ट जो कि हम नेक्स्ट फ्यू डेज में जो है कि कवर कर लेंगे, जो कि थोड़ा जो है कि अब ये रेगुलर सेशंस आएंगे आपके पर डे। तो आई होप आपको डिस्कशन लाइक अच्छा लगा होगा। अगर ये डिस्कशन का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें आप, जो है कि ज्यादा लोगों को प्रोपोगेट करें, शेयर करें। और आप सेशन देख रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, इससे जो है कि थोड़ा जो है कि पुश मोटिवेशन मिलता है कि सेशंस को और जो है कि स्मूथली रन किया जाए, और अदर सेशंस लाने का भी जो है कि मोटिवेशन मिलता है। तो आप जो है कि इसको जो है कि थोड़ा लाइक वाइक कमेंट वमेंट करते रहे, सेशन को इंटरेक्टिंग बनाए, ताकि मैं जो है कि और यूजफुल सेशन आप तक डिलीवर कर सकूं। तो टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। और इन सेशंस को आप एक दो बार देख के एंजॉय कीजिए, और ये जो है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। और कोई ओपिनियन है, यू आर वेलकम टू गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा गवर्नर के ऊपर।